हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज की रिव्यू कमेंट्री के साथ। तो चलो जल्दी से बढ़ते हैं हमारे इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेल लीड और फेमस बिजनेसमैन शन यीफन को दिखाया गया। बिजनेस में सक्सेसफुल होने की वजह से उसने सबकी अटेंशन ले रखी थी और आज वो पहली बार मीडिया के सामने आने वाला है। सभी कैमरास उसी की तरफ थे और वो एक छोटी सी स्पीच देता है, पर असल में हम देखते हैं कि वो शन यीफन था ही नहीं बल्कि उसका असिस्टेंट था। एयरबड्स के थ्रू से शन यीफन ने जो कुछ बताया उसने मीडिया के सामने वही बोला और आखिर में शन यीफन उसे कहता है कि तुमने बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस की, जबकि बेचारा असिस्टेंट बहुत ही ज्यादा नर्वस था। जैसे ही वो कैमरास की नजर से चुप गया तो कहने लगा कि बॉस, पता नहीं मुझे और क्या क्या करना पड़ेगा, आप मुझे बता क्यों नहीं देते कि आप है कहाँ पर। एयरपोर्ट में अनाउंसमेंट की आवाज सुनकर वो पूछने लगा कि बॉस, आप चाइना जा रहे हो, लेकिन ऐसे कैसे। इधर शन यीफन ने फोन बंद कर दिया और अपना पासपोर्ट लेकर चाइना को निकल पड़ा। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड जेन को दिखाया गया जो कि बहुत ही ब्रेव थी। एक शरीफ आदमी की हेल्प करने के लिए उसने बहुत से गुंडों को मार गिराया। वो आदमी इसका शुक्रगुजार होता है, जबकि जेन भी बिल्कुल हीरो की तरह फील कर रही थी। तभी रिंग बजी उसके फोन की और उसे जाग आ गई थी, यानी कि ये सिर्फ उसका खूबसूरत सा सपना था। वो फोन उठाते हुए कहने लगी कि कौन हो तुम जिसने मेरा सपना तोड़ दिया। पर आगे से इसको ही डांट पड़ गई कि जेन की बच्ची, तुम अभी तक सो रही हो। उसकी आवाज सुनकर तो ये पूरी तरह से होश में आ गई थी। फौरन से उठकर भागते हुए उसके लिए दरवाजा खोला और हमें नरेटिव वॉइस में बता रही थी कि ये है मेरा एजेंट लुई। लुई ने इसे डांटना शुरू कर दिया कि आज तुम्हारा इम्पोर्टेंट ऑडिशन है और तुम अभी तक सो रही थी। पता नहीं वो क्या क्या कहकर इसे डांटता रहा। और इधर जेन हमें अपनी नरेटिव वॉइस में बताने लगी कि एक्ट्रेस बनना मेरा ख्वाब था, पर मुझे हीरो बनना है और ये लुई हर वक्त मुझे छोटा मोटा सा रोल दिला देता है। मेरी लाइफ में तो सिर्फ 3 ही चीजें बचकर रह गई, नॉवेल्स पढ़ना, खाना पीना और इस लुई की डांट सुनना। बेचारी काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी। नेक्स्ट सीन में शन यीफन चाइना पहुंच आया था। वो अपनी कंपनी की तरफ जा रहा होता है, पर यहाँ ड्राइवर की नजरें उसी पर ही टिकी हुई थी। वो गाड़ी में कुछ स्मोक सा क्रिएट कर देता है, जिसके बाद देखते ही देखते शन यीफन बेहोश हो गया था। इधर जेन शूटिंग सेट पर पहुंच आई थी और हमेशा की तरह उसे लुई से डांट पड़ रही थी कि तुम्हें अपनी लाइंस याद क्यों नहीं होती। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। जबकि जेन सामने 2 आदमियों को फाइट करते हुए देखकर कहती है कि क्या मुझे ऐसा वाला कोई रोल नहीं मिल सकता, हमेशा मैं प्यारी सी विलन ही क्यों बनूं। लुई उसे डांट रहा था कि तुम्हारी नाजुक कलाइयां लड़ने के लिए थोड़ी ना बनी है। दूसरी तरफ शन यीफन को किडनैप करके लाया गया था। जैसे ही उसे होश आया तो 2 आदमी हाथों में डंडे लिए उसके सामने खड़े थे, पर वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं होता और कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम लोगों को ये सब कुछ किसने करने के लिए कहा है। चलो जल्दी से मुझे मेरी कंपनी में छोड़कर आओ, मैं तुम दोनों को मिस्टर लिू से डबल गुना कीमत दूंगा। पर वो बोले कि डबल गुना हमारे लिए कुछ भी वैल्यू नहीं रखता। इधर जेन अपना रोल प्ले करते हुए हॉस्टल की तरफ भाग रही होती है और बस भागती ही चली गई, जबकि उधर शन यीफन ने उन आदमियों को 5 गुना रकम कह दिया और आखिर में तो 10 गुना कह देता है। इतनी रकम सुनकर तो अब वो आदमी भी मान गए थे, पर तभी एंट्री होती है जेन की। वो इन दोनों आदमियों को मारना पीटना शुरू कर देती है कि तुम दोनों यहाँ पर किडनैपिंग कर रहे हो। शन यीफन उसे हैरानी से देख रहा था कि आखिर ये लड़की है कौन जिसने किडनैपर्स तक को ढेर कर डाला। इवन के पुलिस को कॉल तक कर देती है कि यहाँ पर किडनैपिंग हो रही है, मैंने किडनैपर्स को पकड़ लिया, बांध कर रखा है, आप लोग इस लोकेशन पर पहुँच जाओ। शन यीफन को उसने देखा तक नहीं था और तभी उसे लुई की आवाज सुनाई दी जो इसका नाम लेकर इसे बुला रहा था। अब ये जल्दी जल्दी वहाँ से भाग निकली। शन यीफन उसका नाम सुनकर सोच रहा था कि इसका नाम भी जेन चाओ है और इसके पास से ये क्या गिरा, ये भी कोई खाने की चीज है भला। उधर जेन लुई के साथ ऑडिशन देने के लिए जा रही थी। वो इसे समझा रहा होता है कि कुछ भी गड़बड़ मत कर देना, मैंने बहुत मुश्किल से डायरेक्टर से कहकर तुम्हारे लिए ये अपॉर्चुनिटी मांगी। नेक्स्ट सीन में शन यीफन अपनी कंपनी पहुंच आया था और उसका बहुत अच्छे से वेलकम किया गया, पर ऐसा लग रहा था कि वो सभी एम्प्लॉइज बहुत नर्वस है और उससे बात तक नहीं कर पा रहे। मुश्किल से सिर्फ इतना ही कह पाए कि हमारी एक मीटिंग है, क्या हम उसे अटेंड कर ले। और शन यीफन ने उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए सिर्फ 10 मिनट दिए, खुद वो अपने ऑफिस में जाकर बैठ गया। दूसरी तरफ लुई ने जेन को भी उसी कंपनी में ऑडिशन के लिए ड्रॉप कर दिया था। वो कंपनी के अंदर आकर सोच रही थी कि आखिर ये ऑडिशन हो कहाँ रहा है। वो इधर उधर देख रही होती है और जगह ढूंढ रही थी, साथ ही वो ऑडिशन की स्क्रिप्ट पढ़ रही होती है और जाने अनजाने में वो शन यीफन के रूम में पहुंच आई जो कि वही ऑडिशन की स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। उसकी आवाज
आवाज सुनकर ये दिल ही दिल में सोचने लगी कि अच्छा तो ये कोई और एक्टर है जो कि ऑडिशन देने के लिए ही आया होगा, तो क्यों ना मैं इसके साथ प्रैक्टिस कर लूं। पीछे से आकर इसके कंधे पर हाथ रखकर स्क्रिप्ट की लाइंस बोलना शुरू कर देती है, जबकि शनी फन तो डर ही गया था। जैसे ही उसने इसे देखा तो दिल ही दिल में सोचने लगा कि ज़ेन चाओ ये यहाँ क्या कर रही है। उससे बगैर कुछ कहे अपनी जान छुड़ाने के लिए वहाँ से जाने लगा, पर ज़ेन ने उसे पकड़ लिया था कि जा कहाँ रहे हो, अपनी लाइन जल्दी जल्दी से बोलो। उसके साथ प्रैक्टिस करने के चक्कर में उस बेचारे के शर्ट के 2 बटन भी तोड़ देती है और वो इसे हैरानी से देख रहा था कि ये क्या लड़की है। तभी ज़ेन ने बाहर किसी की आवाज सुनी कि ऑडिशन 2nd फ्लोर पर हो रहा है, जो सुनकर वो इसे कहने लगी कि चलो मैं ऊपर जा रही हूँ, तुम भी ऑडिशन वाली जगह पर आ जाना और ये बटन तोड़ने के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। उसको बटन्स पकड़ाकर वहाँ से भाग निकली। नेक्स्ट सीन में ऑडिशन के लिए आई हुई लड़कियां शनी फन को डिस्कस कर रही थी कि देखो ये कितना हैंडसम है, मैंने सुना है कि वो भी यहाँ पर आया हुआ है। ज़ेन भी उन लड़कियों की बातें सुन रही थी और चुपके से वो पिक्चर भी देख लेती है, जो देखकर वो कहने लगी कि अच्छा तो ये है मिस्टर शनी फन, इसमें हैंडसम होने की क्या बात। तभी उसे याद आया कि ओह ये तो उसी लड़के की तरह लग रहा है जिससे वो अभी थोड़ी देर पहले मिलकर आई। जल्दी से अपना फोन निकालकर शनी फन के बारे में सर्च करती है। सामने से शनी फन भी अपने एक एम्प्लॉय को डांटते हुए आ रहा था और इधर ज़ेन को जब पता चला कि अभी अभी मैं जिसे ऑफेंड करके आई हूँ वो कोई और नहीं बल्कि शनी फन ही है। यहाँ दोनों की एक दूसरे पर नजर पड़ी। ज़ेन सोच रही थी कि अब तो मैं काम से गई, जबकि शनी फन अपने एम्प्लॉय से कहने लगा कि ये लड़की कौन है, मुझे इसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगले ही सीन में उसे ज़ेन चाओ की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, इवन के उसके बचपन की पिक्चर भी, जो देखकर वो दिल ही दिल में कहने लगा कि ये वही है, ये 100% वही है। ज़ेन भी डरते डरते इसके रूम में इंटर हुई और पूछने लगी कि मिस्टर शनी फन मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। वो बोला कि आओ चाओ चाओ, इस वक्त तुम 25 साल की हो। उसके हाई स्कूल का नाम बताया, बचपन में वो कहाँ रहा करती थी, वो किसके साथ खेलती थी, इतना कुछ बताया। इधर ज़ेन सोच रही थी कि ओ गॉड, सिर्फ 2 बटन्स की खातिर इसने मेरी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। नेक्स्ट सीन में वो लुई से कह रही थी कि पहले मुझे कुछ खाने दो, मैं बहुत नर्वस हूँ। तुम्हें पता है वो मुझसे मेरी विश पूछ रहा था जैसे वो कोई अलादीन का जिन हो और मेरी सारी विशेस पूरी कर देगा। दूसरी तरफ शनी फन का असिस्टेंट भी चाइना पहुंच आया था कि जैसे ही आपके फादर को आपकी किडनैपिंग के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे फौरन से आपके पास भेज दिया। आपने बताया कि आपको वो लड़की मिल गई है, कहाँ है वो इस वक्त। शनी फन ने बताया कि वैसे तो वो एक्ट्रेस है लेकिन उसे कोई भी अच्छा रोल नहीं मिल पाया जो कि मैं उसे देना चाहता हूँ। उधर ज़ेन सोच रही थी कि इसका मतलब वो मुझे रोल देने के लिए मेरे साथ सोना चाहता है। लुई बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, भला उसे लड़कियों की कमी होगी क्या। ज़ेन ने उसे याद दिलाया कि तुम भूल गए हो क्या, एक बार पहले भी तो ऐसा हुआ था, डायरेक्टर ने उसे रोल दिया और इसके बदले वो ज़ेन के साथ सोना चाहता था। पर आगे से ज़ेन बोली कि मैं ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ। नेक्स्ट सीन में शनी फन ने उसे अपने पास बुला लिया था और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में उसे मेन लीड का रोल ऑफर करता है, पर ज़ेन जानती थी कि इसके इरादे कुछ और हैं। वैसे तो ये उसे खरी खरी सुना देना चाहती थी, पर इसे याद आया कि लुई ने बताया था कि अगर तुमने उसे ऑफेंड किया तो शायद दोबारा तुम्हें कभी भी कोई रोल ना मिल सके। इसलिए वो हर प्रोजेक्ट के लिए बहाने मार रही थी कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं, और आखिरकार वहाँ से भाग निकली। आफ्टर दैट वो अपने हाथों से बनाए हुए स्नैक्स को सेल करने की कोशिश कर रही होती है और इसी दौरान शनी फन ने उस पर नजर रखी हुई थी। वो समझ गया था कि ज़ेन को शायद एक्टिंग प्रोजेक्ट्स में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, लेकिन वो पैसा कमाना चाहती है और इसका भी बंदोबस्त उसने कर लिया था। नेक्स्ट सीन में ज़ेन के पास कुछ लोग आए थे जो उसे कहते हैं कि हमने आपको स्नैक्स सेल करते हुए देखा है और हम उसमें इंटरेस्टेड हैं, हम आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। ज़ेन ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। साइन करने के साथ साथ पूछने लगी कि कौन से वाले, जरा नाम बताओ। और जब उसने नाम बताया तो ये बोली कि उससे तो मुझे एलर्जी है, मैंने कभी बनाए भी नहीं। ओह अच्छा, तो उसी ने भेजा है ना तुम लोगों को। इधर असिस्टेंट सॉरी करते हुए कहता है कि मुझे पता नहीं था कि कोरिएंडर से उसको एलर्जी होगी। वहाँ से वापस जाने के बाद असिस्टेंट शनी फन से कह रहा था कि आप इतना फिक्र क्यों कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी बातों को समझ जाएगी। पर शनी फन बोला कि तुम जानते हो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं। नेक्स्ट सीन में ज़ेन लुई को बता रही थी कि भाई वो तो मेरे पीछे पड़ गया है, ये तो हरासमेंट हुई, पर मैं भी किसी से डरती वरती नहीं हूँ, उसे अच्छा सबक सिखा दूंगी। जबकि शनी फन बहुत ज्यादा उदास था। फ्लैशबैक के सीन से हमें उसे डॉक्टर के पास दिखाया गया, जहां वो पूछ रहा था कि डॉक्टर मेरे पास कितना टाइम है। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी सर्जरी होनी जरूरी है, और अगर सच कहूँ तो सर्जरी भी बहुत रिस्की है, अगर इसे ज्यादा टाइम तक लटकाया गया तो ये अच्छा नहीं होगा। पर शनी फन ने अपने भाई से वादा लिया था कि अगर आप मुझे 6 महीने के लिए चाइना वापस जाने दे तो फिर मैं सर्जरी करवाने के लिए रेडी हो जाऊंगा। मैं चाइना जाकर अपनी विश को पूरा करना चाहता हूँ, और मेरी विश ज़ेन की विश को पूरा करना है, यानी कि वो चाइना सिर्फ ज़ेन के लिए आया है ताकि उसकी
विश को पूरा कर सके। लेकिन मजे की बात ये थी कि जेन ने फैसला कर लिया था वो अपना घर यहाँ से कहीं दूर शिफ्ट कर देगी ताकि शनी फन उसे ढूंढ ही ना सके। जहाँ वो इसके ख्वाबों ख्यालों में गुम था और उसके बचपन को सोच रहा होता है जब एक बार चाइल्डहुड में शनी फन ने उसकी पिक्चर क्लिक की थी और इवन के अपनी डायरी में भी लिख रखा था कि मैं उसकी हर ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। वही दूसरी तरफ जेन अपना सामान पैक करके वहाँ से चली गई थी। शनी फन को जब इस बारे में खबर मिली कि वो अपना घर छोड़कर चली गई है तो ये बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की रिव्यू कमेंट्री की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की शुरुआत में लुइस जेन को एक न्यू फिल्म प्रोडक्शन के लिए ले आया था और यहाँ आकर उसे बताता है कि मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गया, इस फिल्म की फीमेल लीड चेन चिंग है और मेल लीड कॉन्ग जिन यानी कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड। इस बात पर जेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और उसका गिरबान पकड़ते हुए कहती है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? उस लड़की ने मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड चीना और वो स्कमबैग भी यहाँ पर रोल कर रहा है, ऊपर से तुमने मुझे भी यहीं पे रोल दिलाना था। लुई उसे काम डाउन करते हुए कहता है कि अच्छा गुस्सा थूक दो, वैसे भी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ से डिफरेंट होती है। दूसरी तरफ शनी फन भी उसके पीछे इस होटल पहुँच आया था क्योंकि वो हर हाल में उसकी हेल्प करना चाहता है। रूम में जाने से पहले जेन की मुलाकात उस लड़की चेन चिंग और अपने एक्स बॉयफ्रेंड कॉन्ग जिन से हुई जो कि इसे डाउन फील करवाना चाह रहे थे, पर ये भी किसी से कम नहीं थी। उन दोनों को खरी खरी सुनाकर वहाँ से चली गई। फिर जब वो रूम में आई तो उसने देखा कि यहाँ पर सब कुछ टूटा फूटा हुआ है। उसे लुई पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। शनी फन को भी असिस्टेंट के थ्रू पता चल गया था कि जेन को किस तरह का रूम दिया गया है जहाँ ये लुई को अभी बुरा भला कह ही रही थी। वही पीछे से स्टाफ मेंबर आया जिसने जेन को एक वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया था और बताया कि आपको इसके लिए पे करने की कोई जरूरत नहीं, असल में वो वाला रूम खराब था इसलिए होटल ने आपके लिए दूसरा रूम अरेंज कर दिया। इस बात पर जेन बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, जबकि दूसरी तरफ शनी फन वे सोच रहा था कि वो जेन को बताए बगैर किस तरह उसकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि जब चेंग चिंग और कॉन्ग जिन जेन को बुली कर रहे थे तब भी शनी फन ने देख लिया था और ये नहीं चाहता कि वो दोबारा कभी इसे बुली कर सके। अगली सुबह जेन अपने हाथ से बनाए हुए प्रोडक्ट सेल कर रही होती है और शनी फन उसे दूर से देख रहा था। यहाँ चेंग चिंग ने दोबारा से उसे बुली करना शुरू कर दिया। चाहे जेन खुलकर उसे कुछ नहीं कह सकती पर वो इतनी भी भोली नहीं कि आसानी से उसके हाथों बुली होती रहे। यहाँ असिस्टेंट ने शनी फन को बताया कि चेंग चिंग के अंकल इस फिल्म के प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए ही वो हर वक्त जेन को बुली करती रहती है। जैसे ही जेन की नजर इन पर पड़ी तो ये दोनों वहाँ से भाग निकले, पर जेन को उसकी गाड़ी देखकर शक पड़ गया था कि ये तो शनी फन की गाड़ी लग रही है। खैर यहाँ उसे एक लड़का स्किन केयर प्रोडक्ट्स देता है कि ये आपके लिए हमारी टीम की तरफ से, पर उसे यकीन ही नहीं आता कि मैं तो टीम की तरफ से भी ये अफोर्ड नहीं कर सकती। आफ्टर दैट वो फोन पर लुई से पूछ रही थी कि क्या वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स तुमने मेरे लिए बाय किए, और वो कहता है कि मैं गरीब सा बंदा भला इतने महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। यहाँ दोनों को एक साथ ही शनी फन का ख्याल आया और दूसरी तरफ से शनी फन ने अपने रूम का दरवाजा खोल दिया था। जेन ने जैसे ही उसे देखा तो वो हैरान हो गई, जल्दी से अपने रूम में भाग गई और सोच रही थी कि ये लड़का मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच आया। नेक्स्ट सीन में लुई भी यहाँ पर आ गया था। दोनों आपस में डिस्कस कर रहे थे कि आखिर इस लड़के के साथ क्या किया जाए। जेन ने अपना सामान भी पैक कर लिया कि इसका मतलब तो ये हुआ कि ये रूम भी मुझे उसकी तरफ से दिया गया है। आखिरकार उसने डिसाइड कर लिया था कि मैं सीधा सीधा जाकर शनी फन से बात करूंगी और फिर उसके रूम में जाकर उसे समझा रही थी कि देखो अगर तुम्हें मुझ पर क्रश व्रश भी है तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, हमारी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, इसलिए बेहतर होगा कि आप मेरे बारे में सोचना छोड़ दो। शनी फन उसे इमोशनल होकर बताने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें शायद याद ना हो लेकिन तुमने एक बार मेरी हेल्प की थी और मैं बस उसका बदला चुकाना चाहता हूँ, पर मैं नहीं जानता कि तुम हर बार मुझे रिजेक्ट क्यों कर देती हो। उसकी ये बात सुनकर जेन भी थोड़ी इमोशनल हो गई थी और नेक्स्ट सीन में वो लुई के साथ डिस्कस कर रही होती है कि हमने खामखाही उसे बुरा इंसान समझा, अब वो अमीर है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि वो कोई धोखेबाज या घटिया इंसान होगा। वो तो एक बार वो किडनैप हो गया था और मैंने जाने अनजाने में उसकी हेल्प कर दी, बस उसी का बदला चुकाना चाहता है। लुई बोला कि हाँ तुमने ठीक कहा, रुको जरा, तुमने कब उसकी हेल्प की? ये सुनकर जेन जल्दी जल्दी से अपना मुंह छुपा लेती है। नेक्स्ट सीन शूटिंग का दिखाया गया जहाँ जेन का रोल होने वाला था अपने एक्स बॉयफ्रेंड कॉन्ग जिन के साथ, लेकिन उसे अपने सामने देखकर इससे बिल्कुल भी अच्छे से एक्टिंग नहीं हो पा रही
और डायरेक्टर बार बार इन्हें सीन कट करने के लिए कहता है, वो भी जेन की वजह से। आफ्टर दैट वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलकर इसे बुली कर रहे होते हैं कि जब तुम्हें एक्टिंग करनी आती ही नहीं तो यहाँ कर क्या रही हो। जेन भी उन पर लफ्जों की गोलाबारी करती रही और उन दोनों के जाने के बाद वो गुस्से से दरवाजे को लात मारकर तोड़ देती है, जिसके दूसरी तरफ शनी फन खड़ा था। वो भी इसे देखकर अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसने नुकसान कर दिया, इसका बिल इसके एजेंट को भेज देना। जबकि आगे से जेन कहने लगी कि नहीं नहीं प्लीज मेरे एजेंट से कुछ मत कहना, मैं इसका बिल खुद ही पे कर देती हूँ। ओह सॉरी, शायद मैं अपना फोन लाना भूल गई। इस पर शनी फन ने उसके हाथ से कुछ खाने की चीज ही ले ली थी कि बस इतना ही काफी है, और वो खुश होकर वहाँ से चली गई कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट सीन में जेन डायरेक्टर को बता रही थी कि ये स्क्रिप्ट चेंज कर दी गई है और ये लाइंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, पर चेंचिन आगे से आते हुए कहती है कि ये लाइंस चेंज नहीं होंगी, तुम्हें इसी के साथ परफॉर्म करना होगा। बार बार उसे बुली कर रही थी कि आखिर मेरे अंकल इस फिल्म की प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और ये बात पीछे ही खड़ा शनी फन सुन रहा था। चेंचिंग जेन से कह रही थी कि अगर तुम्हें इस स्क्रिप्ट के साथ परफॉर्म नहीं करना तो मैं तुम्हें इस रोल से बाहर निकाल दूंगी, और तभी शनी फन आगे आते हुए कहने लगा कि बाहर ये नहीं बल्कि तुम निकलोगी, क्योंकि अब इस फिल्म की प्रोडक्शन का इन्वेस्टर मैं हूँ। और फिर वो जेन का हाथ पकड़कर अपने साथ साइड पर ले गया था। बजाय कि उसे शुक्रिया कहती, वो शनी फन को बुरा भला कहने लगी कि मैंने आपको मना किया है, मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है क्या नहीं ये मैं खुद ही देख लूंगी। नेक्स्ट सीन में दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। जेन को लग रहा था कि ठीक है मैंने एक दफा इसकी हेल्प कर दी थी, अब इसका ये मतलब तो नहीं कि ये मेरे पीछे पड़ जाए। जबकि शनी फन को लग रहा था कि इस लड़की के लिए तो जो मर्जी कर दो, ये तो कभी भी खुश नहीं हो सकती। इसके बाद नेक्स्ट सीन शूटिंग का दिखाया जाता है, जहाँ जेन एक प्रेग्नेंट वुमेन का रोल प्ले कर रही थी, वही चेंचिंग जो कि मेन फीमेल लीड थी। शनी फन भी करीब में ही अपने असिस्टेंट के साथ बैठा हुआ था। असिस्टेंट उसे कह रहा होता है कि बॉस आप जानते हैं कि ये लड़की कितनी नाशुक्री है, मगर आप फिर भी उसकी हेल्प करना चाहते हो। शनी फन को भी जेन की बातें याद आ रही थी, पर वो उसकी हेल्प करने पर गिव अप नहीं करता। जबकि दूसरी तरफ चेंचिंग जेन से कह रही थी कि मैंने तुमसे सिर्फ तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही नहीं छीना, मैं तुमसे तुम्हारा करियर भी छीन लेना चाहती हूँ। जिसके बाद उसका हाथ पकड़कर खुद को जानबूझकर पुश कर दिया और वो सबके सामने सीढ़ियों से नीचे गिर गई। वहाँ खड़े सभी लोग जेन को बुरा समझ रहे थे, जबकि चेंचिंग सबके सामने नाटक करते हुए कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बावजूद भी वो सब लोग जेन के पीछे पड़ गए थे कि हमें इसे सबक सिखाना चाहिए। जबकि टाइम से ही लुई उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से भगाते हुए ले गया, लेकिन इस दौरान किसी ने उसकी कुछ पिक्चर्स क्लिक कर ली और उसे मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद सभी लोग उसे बुरा भला कह रहे थे। दूसरी तरफ शनी फन अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसे चाहिए कि वो मुझसे हेल्प मांग ले, इस वक्त सिर्फ मैं ही उसकी हेल्प कर सकता हूँ। तभी सामने से उसने जेन को आते हुए देखा, हिम्मत करके उसे कह ही देता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, पर वो बोली कि ये मेरा मसला है और मैं अपनी मदद खुद कर सकती हूँ, जो कहकर वो वहाँ से चली गई। आफ्टर दैट लुई भी उसे समझा रहा था कि तुम्हें शनी फन की हेल्प ले लेनी चाहिए, पर वो नहीं मानी कि अगर मैं ऐसे छोटे प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रही तो मैं खुद क्या करूंगी। हाँ मुझे याद आया, बाओलिन हर चीज को कैप्चर करता रहता है, मुझे लगता है कि उसने मेरी और चेंचिंग की कन्वर्सेशन भी जरूर कैप्चर की होगी। नेक्स्ट सीन में वो दोनों बाओलिन के पास आते हैं कि अगर तुमने अपने मोबाइल में कुछ कैप्चर किया है तो प्लीज हमें दिखा दो। वो मान ही नहीं रहा था कि भला मैं ऐसा क्यों करूंगा, लेकिन आखिरकार वो अपना मोबाइल देते हुए कहता है कि मैं बस वहाँ से गुजर रहा था। जेन वो वीडियो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और बाओलिन से कहती है कि मुझे इस बात से कोई मसला नहीं कि तुमने हमारी वीडियो कैप्चर की, अब मैं उसकी असलियत सबके सामने ले आऊंगी। आफ्टर दैट जेन और लुई बहुत ज्यादा खुश थे और उस वीडियो को अपलोड करने के चक्कर में होते हैं, लेकिन इससे पहले ही लुई ने देखा कि जेन की कुछ प्राइवेट पिक्चर्स को लीक कर दिया गया था। जेन ने जब देखा तो वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो गई और कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चली गई। ऊपर से सब लोग भी उसी के बारे में ही बात कर रहे थे, जो कि वो फील कर सकती थी। दूसरी तरफ शन सोच रहा था कि ये लड़की कर क्या रही है, मुझसे हेल्प मांग क्यों नहीं लेती। इधर लुई को भी कुछ डायरेक्टर्स ने कॉल करके जेन के साथ कोलैबोरेशन करने से मना कर दिया। इवन के एक डायरेक्टर ने जेन को उसके मुंह पर मना कर दिया था कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। इसके बारे में सोच कर वो काफी ज्यादा परेशान थी। तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आ जाती है। उनसे बात करते हुए जेन ने सुन लिया कि डैड किसी को एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि मेरी बेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब वो जल्दी से बहाना लगाकर कॉल काट देती है। यहाँ शनी फन उसके इंतजार में था कि कब वो मेरे पास आए और मुझसे हेल्प मांगे। इवन के गाड़ी में भी जाते हुए वो अपने बचपन के बारे में सोच रहा था, जहाँ वो पिक्चर लेने के लिए मना
मना कर रहा था, पर जेन बोली कि अगर तुम पिक्चर नहीं खिंचवाओगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ दोस्ती खत्म कर दूंगी। जेन भी अकेले में चलते हुए उन सब बातों को सोच कर बहुत ही ज्यादा अपसेट थी और अचानक से भागना शुरू कर देती है। भागते भागते जब वो बहुत ज्यादा थक चुकी, तभी सामने से गाड़ी में शनी फन पहुंच आया था, जो इसे देखकर जल्दी से इसके पास आता है और ये भी उसके हाथों में बेहोश हो गई। तो शनी फन उसे उठाते हुए अपने घर ले आया। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया जाता है। जब जेन को होश आया, वो अपने रूम से बाहर आती है और अब उसने ठान ली थी कि वो शनी फन से हेल्प ले लेगी। आखिरकार हिम्मत करके कह डाला, पर वो कहती है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो बदले में मैं भी तुम्हें कोई फेवर दूंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा फेमस हो जाऊँ, मेरा मतलब कि चैनचिंग और कोंग जिन से ज्यादा फेमस हो जाऊँ, बाकी मुझे इतना भी कोई शौक नहीं। शनी फन बोला कि भला तुम मेरी क्या हेल्प कर सकती हो, जिस पर जेन सोच में पड़ गई थी और कहने लगी कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, हाँ लेकिन मैं स्नैक्स बनाना जानती हूँ जो सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, और अगर आप चाहो तो मैं पूरे 1 साल तक रोज रोज आपको बनाकर दे सकती हूँ। ये सुनकर शनी फन बोला कि 1 साल। जेन कहने लगी कि अगर 1 साल कम है तो 3 साल भी, इवन के 5 साल भी कर सकती हूँ, और अगर आप कहो तो 10 साल तक भी। शनी फन इतने सालों का सुनकर इमोशनल हो गया और कहने लगा कि अच्छा बस कर जाओ, मैं तुम्हारे साथ कोलिब्रेशन करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर जेन बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। नेक्स्ट सीन में शनी फन ने अपनी पूरी एफर्ट स्टार्ट कर दी थी जेन को फेमस करने की। अपने स्टाफ मेंबर्स को बता रहा था कि किसको क्या करना है, जो देखकर लुई और जेन तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गए। उसने जेन के लिए एक मीडिया कॉन्फ्रेंस रखवा दी थी। उसे स्पीच पकड़ा देता है कि तुम्हें क्या बोलना है, और उसके कान में ईयरबड भी लगा दिया। जेन के लिए ये सब कुछ फर्स्ट टाइम था। पहले तो वो बहुत ज्यादा नर्वस होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे करके वो इसे मैनेज करने लगी। कॉन्फ्रेंस के दौरान जेन से उन प्राइवेट पिक्चर्स के बारे में सवाल किया गया, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी। और इधर शनी फन उसे कहता है कि सबके सामने बाव करके उनसे माफी मांग लो, लेकिन जेन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। उसने कान से एयरबड बाहर निकाल लिया था और सबसे कहने लगी कि भला इसमें क्या बुरा है, अगर मैंने ऐसी पिक्चर्स बनवा ली थी, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। लड़की को बुरा कैसे कहा जाए अगर उसे खुद भी इस बात का अंदाजा ना हो कि उसका बॉयफ्रेंड धोखेबाज निकलेगा। इस तरह की कुछ इमोशनल स्पीच करती है, जो सुनकर सभी उसके लिए क्लैपिंग करने लगे। जेन वहाँ से चली जाती है और बाद में लुई से पूछ रही थी कि मैंने ठीक कहा ना। इधर शनी फन भूखे शेर की तरह गुस्से में उसे देख रहा होता है। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आया था और पूछने लगा कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो फिर अपना दिमाग क्यों लगा रही हो। दोनों के बीच में काफी बहस हुई और जेन ने उसे अपनी बात अच्छे से समझा दी थी कि मैं फेमस जरूर होना चाहती हूँ, लेकिन जो सच है वो सच है, मैं झूठ का सहारा नहीं लेना चाहती। कहीं न कहीं शनी फन पर भी उसकी बातों ने असर कर दिया था और वो सब कुछ भूलकर कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन कर लेता है। असिस्टेंट को उसे देखकर दिल ही दिल में हंसी आ रही थी कि आज पहली बार शनी फन किसी से बहस में हार गया है। कुछ देर बाद शनी फन का आमना सामना चैनचिंग से हुआ, जो इसे बात करना चाहती थी, पर वो बोला कि हम दोनों के बीच में बात करने के लिए कुछ भी नहीं। और चैनचिंग बोली कि अगर मैं कहूँ कि मुझे जेन के बारे में बात करनी है। उसके हाथ में जेन की पिक्चर देखकर इसे कुछ ज्यादा समझ नहीं आई और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 3rd रिव्यू कमेंट्री की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की शुरुआत में जेन की जब आंख खुली और वो अपना मोबाइल फोन चेक करती है तो उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सब लोग उसे सपोर्ट कर रहे थे, उसे माफी मांग रहे थे जिसने पहले उसे बुरा भला कहा था। दूसरी तरफ चैनचिंग शनी फन को मैनिपुलेट कर रही थी कि आप एक गलत लड़की का साथ दे रहे हो, कल को वो सबके सामने ये क्लेम करने लग जाएगी कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है। उसके जाने के बाद असिस्टेंट यूवी कहने लगा कि इसकी हिम्मत तो देखो, ये आपसे क्या बात करने के लिए आई थी। और शनी फन बोला कि उसकी एक बात तो सच ही है, अगर मैं जेन को अपनी गर्लफ्रेंड कह दूं तो वो एक रात में ही फेमस हो जाएगी। तब तक जेन भी इसके पास पहुंच आई थी फर्स्ट डे के स्नैक्स देने के लिए। वो बात बात पर इसे गॉड ऑफ वेल्थ कह रही थी, जबकि शनी फन बोला कि हम दोनों की इक्वल कोलिब्रेशन है, इसलिए तुम्हें मुझे गॉड ऑफ वेल्थ कहने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन में शनी फन उसे शॉपिंग के लिए लेकर आया था और कुछ लोगों को भी उसने रेडी कर रखा होता है ताकि इन दोनों की पिक्चर्स ले सके और सबको ये लगे कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी सारी शॉप्स देखने के बाद भी जेन ने कुछ नहीं लिया। वो कहती है कि मैं तो बस विंडो शॉपिंग करने के लिए आई थी, इसी से ही तो स्ट्रेस रिलीज होता है। शनी फन अब यूवी को प्लान बी पर काम करने के लिए कहता है, जो कि रोमांटिक डिनर था। डिनर के दौरान शनी फन थोड़ा सा रोमांटिक होने की कोशिश करता है, पर जेन ने वो सब कुछ भी खराब कर दिया। यानी कि जेन के होते इस तरह के रूमर्स फैलना तो बहुत ही मुश्किल काम था। आफ्टर दैट शनी फन जब घर वापस जा रहा था तभी एलिवेटर में उसकी
उसकी मुलाकात मिस्टर मू चैंग से हुई, जो कि अच्छा खासा रिच बिजनेसमैन था। दोनों एक दूसरे को हकारत की नजर से देख रहे होते हैं, लेकिन बात तक नहीं करते क्योंकि एक दूसरे को जानते जो नहीं। चैंगमू को बताया गया कि ऑडिशन के लिए सभी एक्ट्रेसेस की पिक्चर आपके टेबल पर रख दी गई है, जिसमें से उसे सबसे ज्यादा जेन की पिक्चर पसंद आई। दूसरी तरफ जेन को एक खूबसूरत सा ड्रेस पार्सल में मिला और जब उसने ओपन करके देखा तो वो सोच रही थी कि ये तो बहुत महंगा लग रहा है और इस पर प्राइस टैग भी नहीं। अरे हाँ, यूवी ने बताया था कि शनीफन मुझे आज शाम किसी इवेंट पर लेकर जाने वाला है, यकीनन ये ड्रेस उसी ने ही भेजी होगी। इधर चैंगमू को उसके असिस्टेंट ने बताया कि आपके कहने के मुताबिक वो ड्रेस उस लड़की को पार्सल कर दी गई है और वो खुश हो रहा था कि यकीनन उसे सरप्राइज मिला होगा। नेक्स्ट सीन में शनीफन जेन के आने का वेट कर रहा था और जैसे ही वो इसके सामने आई तो ये तो उसे देखता ही रह गया क्योंकि वो बहुत प्यारी लग रही थी। जेन ने उसे पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो वो सिर्फ इतना ही कह पाया कि अच्छी लग रही हो और फिर जल्दी जल्दी से गाड़ी में बैठ गया, इससे पहले कि वो ज्यादा पिघल जाता। आफ्टर दैट गाड़ी में बैठकर भी जेन बार बार इसे बात करती रही, लेकिन शनीफन उसे इग्नोर करता है क्योंकि अगर उसने एक दफा उसे देख लिया तो देखता ही रह जाएगा। दूसरी तरफ मिस्टर मू चैंग भी उस इवेंट में जा रहा था और वो यही सोच रहा होता है कि यकीनन सभी लोग मुझसे मिलने के लिए बेताब होंगे। लेकिन जब वो इवेंट के अंदर आया तो उसने देखा कि सभी लोग आपस में शनीफन की बातें कर रहे हैं। पता नहीं ये शनीफन है कौन, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया। थोड़ी देर में शनीफन भी जेन को लेकर उस इवेंट में इंटर हो जाता है और रिपोर्टर्स फौरन से उसके पास आकर उससे सवाल करने लगे कि आपका मिस जेन से क्या रिलेशनशिप है। जेन तो उसे दूर भागी जा रही थी, पर शनीफन ने उसे सबके सामने खुद के करीब कर लिया था और अगले ही सीन में जेन उसे डांट रही थी कि ये तुम क्या गेम खेलना चाह रहे हो। शनीफन ने बताया कि तुम मेरे स्टेटस का यूज करके फेमस हो सकती हो और ये आसान रास्ता है, पर जेन को ये पसंद नहीं आया। उसे काफी बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। वही चैंगमू ने जब उसे अपने पास आते हुए देखा तो वो दिल ही दिल में खुश हो गया कि इसने वही ड्रेस पहनी है जो मैंने इसे दी थी, यकीनन ये मुझसे मिलने के लिए आ रही है। जबकि जेन ने उसे देखा तक नहीं, बेचारे मू चैंग का मुंह तो देखने वाला था। वो सोच रहा था कि क्या ये मुझे ना पहचानने का नाटक कर रही है। नेक्स्ट सीन में जेन ने अपनी रूटीन लाइफ वापस से स्टार्ट कर दी थी। उसे शनीफन की वजह से बहुत से डायरेक्टर्स की कॉल्स आ रही थी और उसे ऑफर कर रहे होते हैं, पर वो किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि वो सब कुछ अपने दम पर करना चाहती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट यूवी शनीफन से कह रहा था कि ये कैसी लड़की है, हमने इसकी इतनी मदद की और अब ये किसी कॉल का रिस्पॉन्स भी नहीं दे रही। मगर शनीफन अभी भी उसे हर हाल में सपोर्ट करना चाहता था और असिस्टेंट को समझ नहीं आती कि बॉस को हो क्या गया है, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। अगले सीन में शनीफन का बड़ा भाई शेनमिंग अब्रॉड से वापस आकर उसे पूछ रहा था कि आखिर उस लड़की जेन में ऐसी क्या बात है कि जब तक वो फेमस ना हो जाए तुम यहाँ से वापस नहीं जाओगे। जिस पर शनीफन ने जवाब दिया कि भाई क्या आप फर्स्ट साइट लव पर बिलीव रखते हो। दूसरी तरफ मू चैंग की असिस्टेंट किसी भी तरह जेन को उसके पास ले आई थी और उसके रूम में इंटर कर देती है। जैसे ही जेन ने उसे देखा तो वो इसे कहने लगा कि इधर आकर मेरे पास बैठो। वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि आखिर तुम हो कौन और मैं तुम्हारे पास क्यों बैठूं, लेकिन खैर मैं तुम्हें भी देख लेती हूँ। जिसके बाद वो उसके पास जाकर बैठ गई। इधर शनीफन अपने भाई को बता रहा था कि मैं जानता हूँ मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, पर मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले मैं उसके सारे काम सीधे कर दूं ताकि बाद में मेरी रूह तड़पती ना रहे। रोते हुए रूम से बाहर निकल आया, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो हमें पता चला कि वो अपने भाई के सामने नाटक कर रहा था। जेन भी मू चैंग के रूम से बाहर आ जाती है और हमें दिखाया गया कि उसने मू चैंग को बहुत बुरी तरह से बांध रखा था। गाड़ी में जाते हुए शनीफन को ये खबर मिली कि जेन ने क्या कारनामा अंजाम दिया है और अगले ही सीन में वो उसके घर पहुंच आया था कि ना तो तुम फेमस होने के लिए मेरे साथ कोऑपरेट कर रही हो और अब तुमने लोगों को मारना भी शुरू कर दिया। इस पर जेन उसके साथ बहस करने लगी कि तुम मुझसे ये क्यों नहीं पूछ लेते कि मैंने उसे क्यों मारा, मुझे किसी की भी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, और गुस्से से दरवाजा बंद कर दिया। असिस्टेंट यूवी को उसके इस बिहेवियर पर बहुत गुस्सा आया, पर शनीफन अभी भी गिव अप नहीं करता और उस रूम की सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग लाने के लिए कही। रिकॉर्डिंग देखने के बाद शनीफन समझ गया कि इसमें जेन की कोई भी गलती नहीं, वो लड़का इसे टच करने की कोशिश कर रहा था। इवन के मू चैंग जेन से कह रहा था कि तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ, मैं यू ग्रुप का सीईओ हूँ, पर जेन ने उसकी एक भी ना सुनी। नेक्स्ट सीन में जेन 1 बाय 1 करके उन सभी डायरेक्टर्स के पास जाती है जहाँ शनीफन ने उसके लिए रोल अरेंज किया था, मगर अब उनमें से कोई भी इसे रोल देने के लिए तैयार नहीं था। एट द एंड एक डायरेक्टर इसे एक फाइटिंग वाला रोल
रोल दे देता है, पर किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। लेकिन जिस तरह से उसने अपनी मार्शल आर्ट स्किल दिखाई, डायरेक्टर के साथ साथ यूवी भी हैरान हो गया था और उसकी ये स्किल देखकर वो डायरेक्टर फौरन उसे वो रोल दे देता है। आफ्टर दैट ज़ेन मजे मजे से बाओलिन के साथ बातें कर रही थी कि तभी लुई ने आकर बताया कि तुम्हारा वो रोल भी हाथ से निकल गया। इस पर ज़ेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि जरूर इसके पीछे उस मूचेंग का हाथ होगा, जबकि दूसरी तरफ मूचेंग को दिखाया गया कि अब उस लड़की को अच्छा सबक मिल गया होगा, यकीनन वो मुझसे माफी मांगने के लिए आती ही होगी। जबकि ज़ेन जोर जोर से शनी फन का दरवाजा नॉक करते हुए कहती है कि कहाँ हो तुम, दरवाजा खोलो। और उसका घर मूचेंग के बिल्कुल सामने था, तो ये भी चोरी छुपे देखने लगा। शनी फन दरवाजा खोलकर जाने लगा कि मुझे एक मीटिंग के लिए देर हो रही है, जबकि ज़ेन उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि वो मूचेंग मुझे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, तुम कुछ करते क्यों नहीं। मीटिंग की लोकेशन पर पहुंचकर ज़ेन उसे कहती है कि अगर तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते तो हमें इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देना चाहिए। और शनी फन बोला कि सोच लो, बाद में तुम्हें अफसोस ना हो। जैसे ही शनी फन ने मीटिंग रूम का दरवाजा खोला तो ज़ेन ने देखा कि ये तो फेमस मार्शल आर्टिस्ट ज़ेंग जू है। लुई भी उसे बहुत अच्छे से जानता था और अब ये दोनों शनी फन के खेल को समझ गए कि अच्छा, तो उसने जानबूझकर मूचेंग को वो सब कुछ करने दिया क्योंकि इसका फोकस एक बड़े काम पर था। नेक्स्ट सीन में ज़ेन बहुत सारे स्नैक्स लेकर शनी फन के आने का वेट कर रही थी और जैसे ही वो इसके सामने आया तो ये उसे माफी मांग लेती है कि मैंने जो कुछ भी किया गलत किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर शनी फन बोला कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, मेरे होते हुए तुम्हें किसी की गलत बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं, जो सुनकर ज़ेन को दिल में काफी अच्छा लगा। इसी दौरान मूचेंग ने इन दोनों को साथ में देख लिया था। किसी ने उसे कॉल करके बताया कि तुम्हें शनी फन और उसकी लड़की से दूर रहना चाहिए, पर मूचेंग कह रहा था कि अब तो मुझे यही लड़की चाहिए। अगली सुबह शनी फन ज़ेन को सामने बिठाकर उसे लड़कियों की पिक्चर्स दिखाते हुए बता रहा था कि ना तो तुम इनसे ज्यादा प्यारी हो और ना ही कोई ऐसी बात है कि तुम्हारे पास दुनिया का सबसे अच्छा फिगर है। इसलिए अगर रियलिटी की बात करें तो जिसमें तुम अच्छी हो क्यों ना उसी पर फोकस किया जाए, यानी कि मार्शल आर्ट। ज़ेन ये सुनकर खुश हो गई थी क्योंकि उसे तो हमेशा से ही फाइटिंग वाला रोल प्ले करना है। नेक्स्ट सीन में वो काफी सारे स्नैक्स लेकर शनी फन का शुक्रिया अदा करती है। उससे फ्रेंडशिप करने के लिए हाथ बढ़ाया, जिस पर शनी फन भी उससे हाथ मिला लेता है और इसके बाद ये इसे अपनी फाइटिंग स्किल्स के बारे में बता रही थी। शनी फन इसको प्यार भरी नजर से देखता रहा और दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि ये आज भी नहीं बदली, बिल्कुल वैसी की वैसी है। दूसरी तरफ चेंगचिंग मूचेंग से मिलने के लिए आई थी और उसे कुछ पटिया पढ़ा रही होती है क्योंकि वो चाहती थी कि मूचेंग उसे कोई अच्छी पोजीशन दे दे। नेक्स्ट सीन में शनी फन ज़ेन के घर आता है कि मैं तुम्हें मिस्टर ज़ेंग जू के ट्रेनिंग अकेडमी ले जाने के लिए आया हूँ। उसने अपना सामान भी पैक कर लिया था और जब शनी फन ने पूछा कि इतने सारे बैग्स में क्या है तो वो बोली कि कपड़े, और क्या तुम्हें पता तो है हम औरतों का। जबकि वो अपने असिस्टेंट यूवी को अंदर बुलाकर ये बैग्स चेक करने के लिए कहता है और जब उसने चेक किए तो इसमें बहुत सारे स्नैक्स पड़े हुए थे। बेचारी ज़ेन भी शर्मिंदा हो गई और नेक्स्ट सीन में उसे काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे ट्रेनिंग अकेडमी सिर्फ एक बैग के साथ लाया गया। शनी फन मास्टर ज़ेंग जू से कहता है कि इसका अच्छे से ख्याल रखना, जो सुनकर यूवी सोच रहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई फादर अपनी बेटी को किंडरगार्टन छोड़ने के लिए आया हो। आफ्टर दैट मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है जिसमें ज़ेन बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही थी। सभी लोग उसे काफी अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं क्योंकि वो बचपन से ही मार्शल आर्ट करना जानती थी। जबकि दूसरी तरफ शनी फन को हर वक्त ज़ेन के मैसेज का इंतजार रहता है। उसकी ये वाली हालत देखकर यूवी को दिल ही दिल में उस पर हंसी आ रही थी। खैर, वो दोनों अपनी लाइफ की हर एक छोटी बड़ी चीज एक दूसरे को मैसेज करके बता रहे होते हैं और इस तरह करके इन दोनों का टाइम गुजरता रहा। शनी फन उसे रिप्लाई करने में एक सेकंड भी नहीं लगाता और साथ ही साथ उसे समझाता भी है कि तुम्हें अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगले सीन में ज़ेन ने देखा कि मास्टर ज़ेंग जू अपना सिग्नेचर मूव खेल रहे हैं जिसे कि ज़ेन हमेशा सीखना चाहती थी, तो वो आगे आकर इनसे पूछने लगी कि क्या आप मुझे ये वाला मूव सिखा सकते हैं। लेकिन मास्टर ज़ेंग जू खुद भी अपसेट थे क्योंकि ये वाला मूव उनसे अच्छे से नहीं खेला जा रहा, शायद वो बूढ़े हो गए हैं। ये कहकर वहाँ से चले गए कि माफ करना, मैं अब ये वाला मूव किसी को भी नहीं सिखाता, जो सुनकर ज़ेन को कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा। खैर, वो अपना ऑर्डर किया हुआ खाना लेने के लिए बाहर आती है और उसने देखा कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं। जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो शनी फन उसके सामने खड़ा था कि ये पार्सल तुम्हारा है क्या? मैंने तुम्हें बाहर का खाना खाने से मना किया था ना, और तुम फिर वही कर रही हो। जबकि ज़ेन सोच रही थी कि ओ गॉड, ये तो अब मुझ पर बहुत गुस्सा करने वाला है। उसका ध्यान भटकाने के लिए कहने लगी कि वो देखो वो क्या हो रहा है। फिर जल्दी से उसके हाथ से खाना लेकर वो टेरेस पर आ गई थी। कहने लगी कि माफ करना, मैं ये खाना खाए बगैर नहीं रह सकती, मेरा बहुत दिल कर रहा था। शनी फन उसे गुस्से में घूरने लगा और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।
हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की रिव्यू कमेंट्री की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की शुरुआत में चाइल्डहुड का सीन दिखाया गया, जहां जेन शनी फन से कह रही थी कि आओ बाहर खेलने चले, और वो बोला कि नहीं खेलना वेस्टिंग ऑफ टाइम है। और जेन कहने लगी कि अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं यहाँ से जंप कर दूंगी। जैसे ही वो जंप करने लगी तो शनी फन उसे बचाने के लिए जाता है। प्रेजेंट में भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ। जेन जंप करने लगी थी और शनी फन उसे बचाने के लिए आगे आया, पर जेन फौरन से साइड पर उतर आई। साथ ही उसे समझाने लगी कि मिस्टर शनी फन, ऐसे मोमेंट्स में मुझसे जरा दूर ही रहना। बचपन में मैं एक बीमार बच्चे के ऊपर गिर गई थी, बेचारा हॉस्पिटल पहुंच गया। शनी फन ने हैरान होकर जवाब दिया कि तुम्हें वो बच्चा आज भी याद है, और फिर यू टर्न लेते हुए कहने लगा कि तुम मार्शल आर्ट्स के सारे मूव्स क्यों सीखना चाहती हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। जेन बोली कि अगर किसी काम को आपने अपनी पूरी लाइफ में करते हुए एंजॉय किया हो तो उस काम पर गिव अप नहीं किया जाता। नेक्स्ट सीन में सेट पर एक न्यू कैरेक्टर मिस ली शाओ की एंट्री होती है, जो कि एक्ट्रेस थी, पर वो और लुई एक दूसरे को बहुत दर्द भरी नजर से देखने लगे। बाओलिन को इन दोनों पर शक हुआ। वो ली शाओ से पूछने लगा कि मैंने सुना है आप और लियू एक दूसरे के स्कूल फेलोज थे, पर वो बोली कि मैं इसको नहीं जानती। और इसके बाद जब लुई उसे कॉफी देने की कोशिश कर रहा था तब भी उसने मना कर दिया और वाटर बोतल ले ली। बाओलिन जेन को भी कॉल करके इस बारे में बता देती है, पर वो यकीन ही नहीं करती कि ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई मुझसे ये कह रहा हो कि शनी फन को मुझ पर क्रश है। दूसरी तरफ शनी फन को दिखाया गया, जो कि बहुत उदास बैठा अपने बचपन को सोच रहा था। बीमार होने की वजह से वो किसी भी स्पोर्ट एक्टिविटी में परफॉर्म नहीं कर पाता था। नेक्स्ट सीन में जेन मार्शल आर्ट की मूव्स प्रैक्टिस कर रही थी और मास्टर जेंगजू भी उसे देख रहे होते हैं। यहाँ एक लड़का उसकी वीडियो बनाते हुए कहता है कि कितनी शौकिया मार रही है। दूसरी तरफ शनी फन मिस्टर जेंगजू से मिलते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जेन बहुत अच्छी लड़की है और वो सच में मार्शल आर्ट के सारे मूव सीखना चाहती है। अगर आपको बेहतर लगे तो आपको उसे सिखा देना चाहिए। लेकिन मास्टर जेंगजू उसे मना करके वहाँ से चले गए, और इसके बावजूद भी शनी फन को पूरा यकीन था कि वो जेन को जरूर सिखाएंगे। फिर जब वो जेन से मिलने के लिए आया तो वो भी पूरी मोटिवेटेड थी कि मुझे पूरा यकीन है मास्टर जेंगजू मेरी हेल्प जरूर करेंगे। नेक्स्ट सीन में शनी फन का भाई शेनमिंग उसे सर्जरी करने के लिए मना रहा था, लेकिन ये उसकी पूरी बात सुने बगैर ही अपना लैपटॉप बंद कर देता है। उसे जेन की कही हुई बात याद आ रही थी कि अपनी लाइफ में जब आपने किसी काम को करते हुए एंजॉय किया हो तो उस पर आप गिव अप नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जेन लगातार उन मूव्स को प्रैक्टिस करते जा रही थी और मास्टर जेंगजू भी दूर से उन्हें देख रहा था। उन्हें इसे देखकर अपनी जवानी के दिन याद आ गए, जब वो भी इस तरह प्रैक्टिस किया करते थे। इसी दौरान गिरकर उसे चोट आ गई थी और मास्टर जेंगजू जल्दी से इसे रेस्क्यू करने के लिए आए, पर ये बोली कि मैं ठीक हूँ, मुझे और प्रैक्टिस करनी है। मास्टर जेंगजू ने जवाब दिया कि मेरे साथ चलो, क्या तुम अपने मास्टर की बात नहीं मानोगी। ये सुनकर वो खुश हो गई, क्योंकि मास्टर जेंगजू ने उसे अपना स्टूडेंट कहा। थोड़ी देर में शनी फन भी यहाँ पर पहुँच आया था, और उसने जब मास्टर जेंगजू को जेन का ऐसे ख्याल रखते देखा तो उसे काफी अच्छा लगा, क्योंकि वो समझ चुका था। नेक्स्ट सीन में जेन के साथ चलते हुए उसे कांग्रेचुलेशन करता है कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है, और वो बोले कि जब मैंने गिव अप नहीं किया तो जाहिर सी बात है कि कभी न कभी ये ख्वाहिश पूरी होनी ही थी। यहाँ लिन शाओ बातों ही बातों में लुई के सामने नी शाओ का जिक्र कर रहा था कि उसकी एक पुरानी मूवी स्क्रीन पर आने वाली है। वैसे सच बताओ, तुम दोनों स्कूल फेलोज नहीं थे क्या। लुई बोला कि प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो, मैं काम कर रहा हूँ। बाओलिन एक्टिंग करते हुए वहाँ से जाने लगा, लेकिन चोरी छुपे इस पर नजर रखी हुई थी, और लुई ने भी जैसे ही उसे जाते देखा तो वो अपना मोबाइल ओपन करके देखता है और फिर उस फिल्म को देखने के लिए पहुंच आया था। बाओलिन भी उसके पीछे पीछे आ पहुंचा। लिन शाओ स्टेज पर आकर इस मूवी के बारे में बताने लगी कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जब मैं 18 इयर्स की थी, और इधर लुई को याद आया कि ये तो उन दोनों की ही स्टोरी है। उसे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए जब वो पहली बार ली शाओ से मिला था, पर वो ज्यादा देर तक नहीं सुन पाया और उठकर वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में ली शाओ अकेली बैठी हुई थी और लुई उसके पास जाकर उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ ऐसे नहीं बैठना चाहिए, तुम बहुत फेमस एक्ट्रेस हो, कोई भी तुम्हारी पिक्चर्स क्लिक कर लेगा। निशा बोली कि तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड होने के नाते मुझे ये समझा रहे हो क्या। खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उठकर वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में मूचेंग शनी फन को देखकर उसे लड़ना शुरू कर देता है कि तुम्हारी वजह से मुझे इतना नुकसान झेलना पड़ा, देख लेना मैं जेन को तुमसे छीन लूंगा। जबकि शन उसका हाथ हटाते हुए बहुत काम वे में उसे जवाब देते हुए कहता है कि अगर तुम अपना मजीद नुकसान नहीं चाहते तो बेहतर होगा कि अपनी हद में रहो। नेक्स्ट सीन में मूचेंग की असिस्टेंट उसे बता रही थी कि वो लड़की जेन इस वक्त हॉस्पिटल में है,
पहले तो मूचेंग ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन बाद में वो कहने लगा कि अगर ऐसी हालत में लड़की की केयर की जाए तो वो इम्प्रेस हो जाती है और ये मेरे पास उसे इम्प्रेस करने का अच्छा मौका है। अगले सीन में शनी फन ने यूवी को जेन की टांग पर नजर रखने के लिए बिठाया था और जेन उसे कहती है कि ऐसे घूरना बंद करो, पर वो बोला कि ये मेरी ड्यूटी है जिसे मुझे हर हाल में पूरा करना होगा। इसके बाद जेन उसे खामखा में परेशान करने के लिए कभी क्या काम करने को कहती है और कभी क्या काम, ताकि वो बैठ ना पाए। आखिरकार यूवी को भी बहुत गुस्सा आ गया और बाहर आकर शेन से कहता है कि पता नहीं ये कौन सा मुश्किल काम आपने मेरे जिम्मे लगा दिया। तभी उन दोनों ने मूचेंग को अपने आदमियों के साथ आते हुए देखा, जो कि जेन के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स और खाने का सामान लेकर आया था। उसका रूम देखते हुए कहता है कि ये बहुत छोटा है, मैं तुम्हारे लिए चेंज करवा दूंगा और इसमें कुछ ज्यादा फैसिलिटीज भी नहीं। जबकि जेन शनी फन को मैसेज करके पूछती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। वो बोला कि मुझे क्या पता, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए आया होगा, तुम खुद ही इससे निपट लो, जो कहकर वहाँ से जाने लगा। यूवी बोला कि बॉस आप जेन को ऐसे ही छोड़ दोगे क्या, जिस पर वो बोला कि ये कोई बच्ची नहीं है, इन जैसे आदमियों से इसे डील करना आना चाहिए। आफ्टर दैट जेन उसके लाए हुए सामान को बहाने कर करके इनकार करती रही, लेकिन मूचेंग बाज नहीं आया। वो कल को इसके लिए और बहुत सारे गिफ्ट्स ले आया था कि यकीनन ये तुम्हें पसंद आएंगे। पर इधर शनी फन को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो जेन के पास आते हुए उसे कहने लगा कि मेरे साथ चलो। मूचेंग बोला कि ये तुम क्या कर रहे हो और शनी फन बोला कि मैं अपनी बंदी को साथ लेकर जा रहा हूँ। साइड पर आने के बाद जेन से कहती है कि तुम्हारा तरीका काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था और शनी फन कहने लगा कि तुम्हें रिजेक्ट करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं आता। जेन ने जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हारे लिए कोई मुसीबत नहीं बनाना चाह रही थी। और शनी फन बोला कि मैंने कहा था ना कि जब मैं हूँ तो तुम्हें किसी को भी बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं। खैर कल से तुम दोबारा फिल्म क्रू को ज्वाइन कर रही हो। जो सुनकर जेन खुश हो गई थी और खुशी के मारे जंपिंग करने लगी। इधर शनी फन भी जाते हुए दिल ही दिल में हंस रहा था। दूसरी तरफ बेचारा मूचेंग अभी भी गुस्से में खड़ा था कि इस लड़की की हिम्मत तो देखो, ये मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई। नेक्स्ट सीन में जेन फिल्म क्रू में वापस आ गई थी, लुई के साथ बैठकर प्रैक्टिस कर रही होती है। जैसे ही निशा वहाँ पर आई तो ये उसे कहने लगी कि तुम्हें नहीं लगता मुझे इससे बात करनी चाहिए, लेकिन अगर इसे पता चला कि मेरे एजेंट तुम हो तो कहीं मेरी हेल्प करने से ये मना ही ना कर दे। लुई उसे चुप करके खामोश बैठे रहने के लिए कहता है। इधर निशा ने भी शायद सुन लिया था, वो उठकर वहाँ से चली गई। आफ्टर दैट वो एक सीन परफॉर्म कर रही थी जो कि बहुत ही ज्यादा सैड था और उसका ये सीन देखकर तो लुई के आंखों में भी आंसू आ गए। उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि जेन बार बार उसकी वीडियोस देखती रही और फिर शनी फन को कॉल करते हुए कहती है कि आखिरकार मुझे रियलाइज हो ही गया कि मेरी एक्टिंग स्किल्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी से एक्टिंग के लिए ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। शनी फन स्माइल करते हुए कहने लगा कि चलो अच्छा हुआ, तुम्हें कुछ अच्छा तो रियलाइज हुआ, अब दरवाजा खोलो जाकर। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो एक एक्टिंग कोच खड़ी थी जिसने अपना इंट्रोडक्शन करवाया और ये सुनकर जेन खुश हो गई कि आप कितने अच्छे हो, बगैर कहे ही सब कुछ समझ लेते हो। इधर यूवी देख रहा था कि बॉस काफी अच्छे मूड में है, लेकिन जैसे ही उसने कॉल काटी तो वो यूवी के साथ दोबारा रूड हो गया था, जो देखकर बेचारा यूवी सोच रहा था कि जेन के साथ बात करते हुए तो इतना खुश हो रहा होता है और मुझे हर वक्त काटने को दौड़ता है। नेक्स्ट सीन में जेन का निशा के साथ एक एक्टिंग सीन था जो वो बिल्कुल भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई और बाद में बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर रही थी। उसने निशा से सॉरी कहा पर वो बोली कि सॉरी तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि बाकी सबसे करना चाहिए क्योंकि तुम सबका टाइम वेस्ट कर रही हो। ये बात जेन को और भी ज्यादा हर्ट कर देती है, पर तभी शनी फन आकर उसे मोटिवेट करने लगा कि तुम उसकी बातों को दिल पर मत लो, उसे देखो ना वो अपना बच्चा संभाल रही है और अपने करियर को भी, बल्कि तुम्हें उसकी बातों को एज अ मोटिवेशन लेना चाहिए। जेन अब काफी ज्यादा सेटिस्फाइड थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो लुई से मजाक मजाक में निशा के बारे में पूछ रही होती है कि आखिर तुमने कॉलेज लाइफ में उसके साथ ऐसा क्या कर दिया था कि वो मुझसे भी नफरत करने लगी है। लुई बोला कि ज्यादा चेंज करना बंद करो और अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दो, जो कहकर वो चला गया। तभी वहाँ पर शनी फन आ पहुँचा जो जेन से उसकी प्रैक्टिस के बारे में पूछ रहा था। वो बोली कि मेरा नेक्स्ट सीन एक रिच सीईओ के साथ होने वाला है, तो क्या तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। शनी फन इसके लिए कुछ खास राजी नहीं था और तभी वहाँ पर एंट्री हुई मिस्टर मूचेंग की, जिसे देखकर शनी फन कहने लगा कि तुम्हारा रिच सीईओ आ गया है, तुम चाहो तो इसके साथ प्रैक्टिस कर लो। जबकि मूचेंग शनी फन को देखकर उसे ताने मारने लगा कि तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या, जो हर वक्त तुम यहाँ पर नजर आते हो। उसने जवाब दिया कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं, इससे तुम्हें क्या लेना देना। तभी जेन कहने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं सीधे सीधे लफ्जों में तुम्हें रिजेक्ट करूँ? तो सुनो फिर, ना मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट है और ना ही तुम्हारी ऑफर्स में, इसलिए बेहतर होगा कि मेरे पीछे आना बंद कर दो, बल्कि एक मिनट जरा मेरे साथ मेरे रूम तक चलो। मूचेंग सुनकर खुश हो गया था कि शायद अभी भी कुछ न कुछ बन जाए और उसके पीछे चलने लगा, पर ये शनी फन को सुनकर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा।
जबकि जेन अपने रूम से एक बॉक्स निकालकर उसे पकड़ा देती है कि ये लो अपना वो ड्रेस जो तुमने मुझे भिजवाया था। मैं ऐसी वैसी कोई लड़की नहीं हूँ जिसे तुम जब चाहो उसे यूज कर लो और दोबारा मुझे इस तरह का कोई भी गिफ्ट मत भेजना, अब जाओ यहाँ से। शनी फन साइड पर खड़ा उसकी ये सारी बातें सुन रहा था और उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मुँह चेंग के जाने के बाद जेन उसे पूछने लगी कि अब बताओ तुम्हें मेरी रिजेक्शन का तरीका कैसा लगा। वो बोला कि फाइनली अब मैं ये कह सकता हूँ कि तुम्हें लोगों को डील करने का तरीका आ गया है। खैर अब जल्दी से जाकर अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो। जेन के जाने के बाद हम देखते हैं कि जेन की हेल्प करने के साथ साथ शनी फन का अब उस पर दिल आने लग गया है, इसलिए ही तो वो उसे किसी और के साथ देखकर जेलस होता है। नेक्स्ट सीन में जेन अपनी कोच के साथ प्रैक्टिस कर रही थी पर उसे समझ नहीं आती कि ये बॉयफ्रेंड वाला सीन मैं किसके साथ प्रैक्टिस करूं और तभी उसे शनी फन का ख्याल आया। अगले लम्हे हेल्प लेने के लिए उसके पास पहुंच आई थी कि प्लीज प्लीज बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आपका। इधर यूवी उसके रूम में उसे ये बताने के लिए आया था कि कल हम कोई और सीन करने वाले हैं, लेकिन वो अपने रूम में ही नहीं थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात निशाओ के बेटे से हो गई थी जो कि बहुत क्यूट था और वो इसकी क्यूट क्यूट बातें सुन रहा होता है, पर वो इस बात को नहीं जानता था कि ये निशाओ का बेटा है। लेकिन उसका हाथ पकड़कर साथ ले जाते हुए कहने लगा कि चलो बताओ मुझे तुम्हारी मॉम किस फ्लोर पर रहती है, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ आता हूँ। इधर शनी फन एक्टिंग करते करते सीरियस हो गया था और जो वो जेन के लिए फील करता है वो सब कुछ कह डाला, जबकि जेन भी उसे किस करने के लिए आगे बढ़ी और यहाँ शनी फन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। पर जेन सीन को खत्म करते हुए कहने लगी कि तुमने मेरे साथ बहुत अच्छे से एक्टिंग की और हमने काफी प्रैक्टिस कर ली है, चलो अब मैं चलती हूँ, काफी लेट भी हो गया। जेन तो चली गई बट इधर बेचारा शनी फन अपने दिल पर हाथ रखकर सोच रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, जबकि डॉक्टर्स ने उसे अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने के लिए कहा था। नेक्स्ट सीन दोबारा शूटिंग का दिखाया गया जहाँ जेन मास्टर जेंगजू के साथ असैसिन का रोल प्ले कर रही थी, पर यहाँ भी वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई। इस पर मास्टर जेंगजू उसे समझाने लगे कि तुम्हें इतना नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं, बस प्रैक्टिस करती रहो, खुद ब खुद ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी से शनी फन आते हुए नजर आया और ये समझ गई कि मुझे किसके साथ प्रैक्टिस करनी है, जबकि वो भी इसकी शक्ल देखकर समझ गया था और फौरन वहाँ से भाग निकला। असिस्टेंट यूवी भी उसे पूछने लगा कि बॉस आखिर आपको हुआ क्या है, कल से बड़ा अजीब अजीब बिहेव कर रहे हैं, और वो बोला कि कुछ भी तो नहीं हुआ, कैसा बिहेव कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में जेन निशाओ को देखकर उनसे पूछ ही लेती है कि क्या आप मुझसे नफरत करती हो। निशाओ बोली कि शायद तुमने सही समझा। जेन ने उसे वजह पूछी पर निशाओ बोली कि वजह तुम्हें खुद पता होनी चाहिए और जिस दिन तुम्हें वजह पता चल गई तो शायद तुम अच्छे से परफॉर्म करने लग जाओ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में जेन के सामने अचानक से ही शनी फन आ गया था। जैसे ही उसने इसे देखा तो वो इसे अवॉइड करके जाने वाला था, पर जेन ने उसे रोक लिया कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो क्या। वो बोला कि नहीं तो, और जेन कहने लगी कि मुझे पता है जब से हमने वो साथ में प्रैक्टिस की थी उसके बाद से तुम मुझे इग्नोर करने लगे हो। शनी फन कहने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि किसी और के साथ प्रैक्टिस करो, वैसे भी मैं कोई प्रोफेशनल बंदा नहीं हूँ। जो कहकर वो जाने लगा था, लेकिन जेन अचानक से उसे पकड़कर दीवार के पास ले आई, जिससे शनी फन की हार्ट बीट फास्ट हो गई थी और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। गाइज अगर आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया और इसके बाकी के एपिसोड्स भी देखना चाहते हैं तो जल्दी से यूट्यूब पर जाकर मेरे चैनल एक्सप्लेनर जोया को सर्च करें। इस ड्रामा के बाकी के सारे एपिसोड्स आपको मेरे इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। और दोस्तों प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th एपिसोड की रिव्यू कमेंट्री की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की शुरुआत में जेन शनी फन को पकड़कर उसे साइड पर लाते हुए पूछ रही थी कि आखिर प्रैक्टिस करने में इतना भी क्या मुश्किल है, लेकिन इससे पहले कि उसकी हार्ट बीट ज्यादा फास्ट होती वो अपने आप को छुड़ाते हुए वहाँ से जाने लगा। आफ्टर दैट जेन उसे बता रही थी कि मुझे समझ नहीं आती कि आखिर निशाओ मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। तभी उसने कुछ आदमियों को निशाओ के बारे में बुरा भला कहते हुए सुना। इस पर जेन का दिल उन लोगों को अच्छी खासी सुनाने का कर रहा था, पर वो ऐसा कर नहीं सकती। और शनी फन बोला कि मैंने कहा ना, मेरे होते हुए तुम्हें किसी को भी बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं। अब वो उन आदमियों को सबक सिखाने के लिए उनके पास जाती है, पर एंड टाइम पर निशाओ ने आकर उसे रोक लिया था और वो खुद ही उस आदमी को थप्पड़ मार देती है, फिर उसे अपने साथ ले गई। यहाँ इन दोनों का बिहेवियर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा था और जेन ने मौका देखते ही उसे लुई के साथ गाड़ी में बिठा दिया कि आप फेमस एक्ट्रेस हो, खामखा आपको यहाँ पर मुश्किल होगी। गाड़ी में दोनों चाहकर भी एक दूसरे से बात नहीं कर
पाए और ली शाओ को पास्ट याद आ रहा था जब वो लुई के साथ गाड़ी में जाते हुए बहुत खुश हुआ करती थी। इधर शनी फन ने जेन से पूछा कि तुम जानती हो कि निशाओ तुम्हें पसंद नहीं करती, पर तुमने फिर भी उसके लिए स्टैंड लिया। और जेन बोली क्योंकि वो एक औरत है और मैं किसी भी औरत के लिए बुरा नहीं सुनना चाहती। उधर मूचेंग दूसरी लड़कियों के साथ होने के बावजूद भी जेन के ख्यालात से खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था और ये बात उसको बहुत गुस्सा दिला रही थी। इसके बाद जेन की शूटिंग का सीन दिखाया गया जिसमें वो काफी बेटर परफॉर्म कर रही थी, लेकिन यहाँ पर निशाओ ने खुद को ही थप्पड़ मार दिया था जबकि उसे तो जेन को थप्पड़ मारना था। आफ्टर दैट वो निशाओ से इसके बारे में पूछ रही थी तो निशा उसे एक्टिंग की कुछ स्किल्स बताने लगी कि किस तरह तुम्हें इमोशंस लाने हैं खुद में। तुम्हारी एनर्जी देखकर ही अगला बंदा अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। यानी कि निशा उसके साथ हमेशा रूट इसलिए रहती थी ताकि जेन भी आगे से अच्छा परफॉर्म करे। नेक्स्ट सीन में लुई किसी से फोन पर बात कर रहा था और तभी उसने उस बच्चे को दोबारा देखा जिसे कुछ बच्चे बुली कर रहे होते हैं कि तुम्हारे तो फादर भी नहीं। इसलिए लुई उन सब के सामने इसका डैड होने का नाटक करने लगा और जब वो बच्चे चले गए तो ये कहता है कि आपने एक्टिंग काफी अच्छे से की, प्लीज मुझे नीचे मत उतारे, मैं कुछ देर के लिए अपने डैड को गले से लगा कर रखना चाहता हूँ। उधर जेन का शूटिंग सीन स्टार्ट हो गया था और इस बार वो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रही थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसका सीन इम्प्रूव हो गया और वो ये बात खुशी खुशी से शनी फन को भी बता रही होती है। वो बोला कि हाँ मैंने देखा। यहाँ वो बहुत प्यार से हाथ आगे बढ़ाकर उसके बाल संवारना चाह रहा था, पर दोनों को एक साथ ही ख्याल आया कि हम दोनों का ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं। जेन जल्दी से निशाओ के पास चली गई थी कि क्या अब हम दोनों दोस्त बन सकते हैं, जबकि शनी फन उसे प्यार भरी नजर से देखता रहा। असिस्टेंट यूवी बोला कि पता नहीं क्यों ये लड़की मुझे भी अब थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगी है। दूसरी तरफ लुई उस बच्चे को उसके घर छोड़ने के लिए आया था। जैसे ही उसने निशाओ को देखा तो कहने लगा कि गलत मत समझना, ये मेरा बेटा नहीं है, जबकि वो बोली कि तुम एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो। उस बॉय को उठने के लिए कहती है कि चलो बेटा घर चले और साथ ही लुई को भी बता दिया कि ये मेरा बेटा है। वो अपने बेटे को साथ ले जाने लगी और इधर यूवी तो हैरान परेशान उसे देख रहा था। नेक्स्ट सीन में शनी फन बुरा ख्वाब देख रहा था कि वो मर चुका है और अब उसे बहुत सारे भूत नजर आ रहे हैं। तभी उसे जाग आई और वो अपने बैल्कनी में आ गया था। उसने देखा कि जेन अभी भी प्रैक्टिस कर रही है। तभी जेन का इससे मैसेज आया। ये दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं और इसी दौरान उसने इससे सवाल पूछा कि क्या तुम्हें किसी चीज से डर लगता है। शनी फन ने जवाब दिया कि मुझे अपने फ्यूचर से डर लगता है। साथ ही उसे पेन होना शुरू हुआ। मोबाइल भी उसके हाथ से नीचे गिर गया था, जबकि इधर जेन सोच रही थी कि ये जवाब क्यों नहीं दे रहा, कहीं सो तो नहीं गया। खैर अगली सुबह फिल्म शूटिंग का लास्ट सीन था जिसमें जेन ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। उसे तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा कि निशाओ के एडवाइसेस के बाद उसकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आ गया है। शूटिंग के बाद फ्लावर्स का बुके देखकर वो बहुत खुश हो गई थी कि मुझे पता था तुम जरूर आओगे, पर जब उसने देखा कि ये लुई है तो उसका मूड थोड़ा ऑफ हो गया। वो बोला कि क्या हुआ, मेरा आना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी क्या, क्योंकि जेन उसे शनी फन समझ बैठी थी और वो बोली कि नहीं ऐसी तो कोई भी बात नहीं। फिल्म शूटिंग खत्म हो जाने के बाद अब वो कुछ दिन वेकेशन के लिए अपने घर चली गई थी और पुरानी वाली रूटीन स्टार्ट कर देती है जिसमें खाना पीना सोना और बस यही काम था उसका। हर रोज वो शनी फन को भी बहुत सारे मैसेजेस किया करती पर उसका रिप्लाई नहीं आ रहा था और जेन सोच रही होती है कि पता नहीं ये कहाँ गायब है और मुझे इसकी याद क्यों आ रही है, कहीं मैं इसको लाइक तो नहीं करने लगी। दूसरी तरफ बेचारा शनी फन हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। असिस्टेंट यूवी को शन मिंग ने उसे फोन देने से मना किया था, लेकिन वो फिर भी जिद करके अपना फोन ले लेता है। जेन को उसके सारे मैसेजेस का रिप्लाई किया और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। इसके बाद शन मिंग शनी फन के पास वापस आ गया था। उसे बहुत प्यार से बता रहा था कि इस बार बेहोश होने के बावजूद भी तुम्हारी तबीयत ज्यादा नहीं बिगड़ी। मैं जानना चाहता हूँ कि वो लड़की कौन है जिसके साथ रहते हुए तुम्हारा मूड इतना अच्छा रहता है। ये तो मुझे पता चल गया कि वो तुम्हारा कोई लव शव नहीं है, यकीनन तुम उसे भी रिपे करना चाहते होगे। शनी फन का झूठ पकड़ा गया। अब वो बेचारा क्या ही बोलता। दूसरी तरफ जेन को ज़ोंबीज ने घेर रखा था, पर ये सिर्फ उसका इल्यूजन होता है। वो बहुत ज्यादा डर गई थी और इसी डर की वजह से वो शनी फन को कॉल कर देती है कि प्लीज मुझे बचा लो। वो भी हीरो की तरह निकल पड़ा था जेन को बचाने के लिए और दिल ही दिल में उसके लिए बहुत परेशान हो रहा होता है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा तो कुछ लोग जेन का डोर नॉक कर रहे थे कि क्या हो गया है आपको, जबकि शनी फन कहने लगा कि दरवाजा खोलो, मैं हूँ। दरवाजा खोलते साथ ही जेन ने उसे टाइटली हग कर दिया था कि थैंक गॉड तुम आ गए हो। लेकिन जब उसने शनी फन के फेस पर देखा तो वो भी इसे ज़ुम्बी की तरह लगा और उसे पंच कर देती है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। अब जेन पूरी तरह से होश में आ चुकी थी और कल रात की हरकतों की वजह से बहुत एम्बैरस फील कर रही होती है। डॉक्टर ने बताया
बताया कि तुम्हारे ब्लड टेस्ट से पता चला कि तुमने एक्सपायर्ड वाइन पी ली थी, और जहाँ तक ज़ुम्बीज देखने की बात है तो शायद तुम उस वक्त कोई ज़ुम्बीज वाली मूवी देख रही थी, इसलिए ही तुम्हें इस तरह के हेलुसिनेशंस आ रहे थे। जेन ने शनी फन को आते हुए देखकर जल्दी जल्दी से बात बदल ली कि ठीक है डॉक्टर, आइंदा से मैं अपने खाने पीने पर ध्यान दूंगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शनी फन को असल रीजन पता चले। जबकि डॉक्टर शनी फन के पास जाकर भी उसे धीरे से बताता है कि अपनी गर्लफ्रेंड का अच्छे से ख्याल रखो, इसकी ड्रिंकिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है। वो बोला कि जी ठीक है डॉक्टर, आप फिक्र ना करें। जबकि जेन ने शनी फन के सामने नाटक करना शुरू कर दिया था, जैसे उसे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं और ना ही वो उस बारे में बात करना चाहती है। जैसे ही शनी फन डिस्चार्ज डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए गया तो यहाँ जेन रिलैक्स हो गई थी, और यूवी उसके पास आते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम हमारे बॉस को बेवकूफ बना सकती हो। उसे उसकी वीडियो दिखाई जिसमें वो शनी फन के साथ पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। ये देखकर वो और भी ज्यादा एम्बेरस हो गई। आफ्टर दैट जब यूवी उसे लेकर आता है तो उसे बता रहा था कि तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हारी वीडियोस कहाँ फेमस हो गई है, खामखा तुमने बॉस के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी, अब जाकर उनसे माफी मांगो। जेन भी गाड़ी में बैठकर उनसे सॉरी करने लगी कि आइंदा मैं उल्टा सीधा कुछ भी नहीं खाऊंगी और अपनी डाइट का भी अच्छे से ख्याल रखूंगी। आपको पेन तो नहीं हो रहा, मैं जल्दी से मेडिसिन लाकर लगा देती हूँ। जबकि शनी फन ने उसे रोक लिया था कि कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं। फर्स्ट एड बॉक्स उसे निकाल कर दे देता है, जिसके बाद जेन अपने हाथों से उसके जख्म पर मेडिसिन लगा रही थी। यहाँ वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे, लेकिन फिर यू टर्न लेकर जल्दी से कोई और बात स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट सीन में लिन बाओ ने लुई को जल्दी में ली शाओ के घर जाते हुए देखा तो वो उसकी पिक्चर ले लेता है और सोच रहा था कि आखिर ये उसके घर क्यों गया होगा। जबकि लुई को उस बेबी बॉय युवान ने कॉल करके बुलाया था कि मैं घर में बोर हो रहा था, इसलिए मैं चाहता था कि आप मेरे साथ खेलने के लिए आ जाओ। लुई ने उसे उसकी मॉम के बारे में पूछा तो वो बोला कि जब भी मॉम कोई फिल्म खत्म कर देती है तो उसके बाद वो कुछ टाइम के लिए अपने आप को रूम में बंद रखती हैं। ये सुनकर लुई हैरान हो गया था कि आखिर वो ऐसा क्यों करती होंगी। दूसरी तरफ जेन शनी फन को बार बार चोरी छुपे देखने की कोशिश कर रही थी। शनी फन ने भी इस बात को नोटिस कर लिया और उसे पूछने लगा कि क्या हुआ है, पर वो बोली कि नहीं कुछ भी नहीं। खैर शनी फन उसे नेक्स्ट फिल्म की प्रोडक्शन के लिए एक नॉवल दिखा रहा था कि ये बहुत अच्छी स्टोरी है, मैं चाहता हूँ कि हम इसे अडॉप्ट करें, लेकिन इसके लिए हमें इस नॉवल की ऑथर से कॉपीराइट लेना होगा। जेन को भी ये स्टोरी काफी पसंद आई और वो खुश हो गई थी। यहाँ मुचेंग का ध्यान बार बार जेन की वीडियोस और पिक्चर्स पर जा रहा था। वो खुद से ही कहने लगा कि आखिर एक लड़की का मुझ पर इतना असर कैसे हो सकता है। तभी चेंचिंग उसे मिलने के लिए आई। मुचेंग का मूड तो उसे मिलने का बिल्कुल भी नहीं था, पर वो बोली कि मैं आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आई हूँ। शनी फन न्यू फिल्म की प्रोडक्शन के लिए इस बुक के ऑथर से कॉन्टेक्ट करना चाह रहा है। अगर आप उससे पहले कॉन्टेक्ट कर दो तो यकीनन ये बात साबित हो जाएगी कि आप उससे ज्यादा पावरफुल हो। वो मुचेंग को इस तरह की बातों में ले आई और वापस जाते हुए खुश हो रही थी कि अगर मुचेंग इस फिल्म की प्रोडक्शन करेगा तो यकीनन इसकी फीमेल लीड तो मैं ही होंगी। नेक्स्ट सीन में लुई ली शाओ के रूम का डोर नॉक करता है। उसने अंदर जाकर देखा तो वो नहीं थी, इसलिए वॉशरूम में उसे जाकर देखने लगा और वो आराम से वहाँ पर बैठी हुई होती है। उसको यूं डिप्रेस देखकर जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ते हुए उसे बाहर लाने लगा, जबकि ली शाओ बोली कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। लेकिन फिर भी लुई उसे अपने साथ बॉक्सिंग खेलने के लिए ले आया था कि इससे तुम्हारा स्ट्रेस रिलीज होगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। ली शाओ पास्ट में गुजारे हुए लम्हों के बारे में सोच रही थी जब वो दोनों एक साथ हुआ करते थे और गुस्से में जोर जोर से उसे पंच करती रही। इसके बाद मुचेंग को उसके अंकल ने कॉल करके बताया कि तुम्हें शनी फन के प्रोजेक्ट को छीनने की गलती नहीं करनी चाहिए, पर मुचेंग कहाँ बाज आने वाला था। अगले ही सीन में दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे और एक दूसरे को चैलेंज कर रहे होते हैं कि ऑथर से कॉपीराइट पहले कौन ले पाएगा। जेन की नजर में तो इस वक्त दोनों ही बच्चे लग रहे थे। खैर मुचेंग को उन दोनों का साथ होना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और जल्दी से उन दोनों के बीच में आ गया था। ऑथर के घर जाकर बहुत बार डोर नॉक किया, बेल बजाई, लेकिन वो घर पर नहीं होती और तीनों ही मुंह लटकाकर वापस आ गए। अब जेन कह रही थी कि अब क्या हमें कंपनी वापस जाना होगा, हम काफी दूर आ गए हैं। शनी फन ने जवाब दिया कि हमें हर हाल में उसे मिलना होगा और इसके लिए हमें यहीं पर रहना चाहिए, पर तुम्हें इस बात की क्या फिक्र, तुम्हारा घर तो करीब ही है ना, जहाँ तुम्हारे पेरेंट्स रहते हैं। मुचेंग ये बात सुनकर खुश हो गया था और अगले ही सीन में दोनों उसके साथ उसके घर चले आए। जेन मुचेंग को पानी पिलाते हुए पूछती है कि मेरा तो अपना घर है, मुझे आना ही था, पर आप मेरे पीछे पीछे क्यों चले आए, जिस पर उसने जवाब दिया कि मेरी मर्जी, मैं जहाँ भी जाऊँ। अब बेचारी जेन उसे क्या ही कहती। खैर उसने यही वाला सवाल शनी फन से भी पूछा। शनी फन ने जवाब दिया क्योंकि मैं तुम्हारा इन्वेस्टर हूँ और यहाँ तुम्हारे साथ कम्युनिकेशन भी मेरे लिए इजी रहेगा, मैं तुम्हें सारे पॉइंट समझा सकता हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। जबकि बाहर से जेन के पेरेंट्स
जेम्स ने इन पर नजर रखी हुई थी। जेन के डैड को तो मूचेंग बहुत पसंद आया, जबकि उसकी मॉम को शनी फन। अंदर आकर वो दोनों अपने अपने पसंद के लड़कों के साथ बैठ गए। मूचेंग तो अंकल के सामने बहुत फ्लेक्स कर रहा था कि वो कितना अमीर है। जेन की मॉम शनी फन से कह रही थी कि बेटा तुम कपड़ों से जरा गरीब जरूर लग रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी बेटी पैसे से ज्यादा प्यार पर बिलीव रखती है। वही जेन चेंज करके बाहर आकर अपने कजन से पूछने लगी कि ये क्या हो रहा है, जिस पर कजन ने जवाब दिया कि दोनों ऑप्शन ही बहुत अच्छे हैं। जैसे ही उसने अपनी मॉम को देखा कि वो शनी फन से उल्टे सीधे सवाल कर रही है, तो जल्दी जल्दी से आगे आकर बैठ गई थी कि मॉम ऐसी कोई बात नहीं है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 6th एपिसोड की रिव्यू कमेंट्री की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड की शुरुआत में जेन चोरी छुपे शनी फन को देख रही थी और उसकी मॉम ने नोटिस कर लिया था, तो उसके पास आकर पूछने लगी कि तुम उसे लाइक करती हो क्या। जेन ने फौरन से यू टर्न ले लिया कि मॉम ऐसी कोई बात नहीं, वो मेरा बॉस है। लेकिन मॉम कहने लगी कि क्या हुआ अगर बॉस है, क्या बॉस को पसंद नहीं किया जा सकता, और वैसे भी तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करती हूँ। अगर तुम उसे लाइक करती हो तो खुलकर करो। जो कहने के बाद वो उसे उसके पास जाने के लिए कहती है। शनी फन को भी थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था और जेन अपनी मॉम की तरफ से उसे माफी मांगने लगी, जबकि शनी फन बोला कि कोई बात नहीं और फिर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। फिर मॉल में लाकर उसे अपने लिए कपड़े पसंद करने को कह रहा था ताकि तुम्हारी मॉम को मैं डिसेंट बॉस लगूं, जबकि जेन कहने लगी कि मेरी मॉम की बातों को दिल पर लेने की कोई जरूरत नहीं। इधर यूवी को बॉस की फिक्र हो रही होती है कि पता नहीं उनको क्या हो गया। वैसे तो कभी भी वो इतने एक्सपेंसिव ड्रेसेस नहीं खरीदते। शॉप सर्वेंट जेन से कह रही थी कि आपका बॉयफ्रेंड बहुत हैंडसम है, और उसने भी मान लिया कि हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा। तभी सामने से शनी फन पहुंच आया कि मैं कैसा लग रहा हूँ। जेन का तो उस पर दिल ही आ गया था, लेकिन उसे इग्नोर करते हुए कहने लगी कि बहुत अच्छे लग रहे हो, और फिर फौरन शॉप से बाहर निकल आई थी। वो सोच रही होती है कि मैं उसे इग्नोर क्यों करने लगी हूँ। अगले सीन में लुई निशा के बारे में सोच रहा था कि जब भी उसने निशा से पूछा कि तुम्हारा हस्बैंड कौन है, तो वो बात बदल देती थी। अब उसने मौका ढूंढकर ये वाला सवाल युआन से पूछा कि तुम्हारे डैड कहाँ है, और वो बोला कि मेरे तो कोई डैड है ही नहीं। इस पर लुई ने पूछा कि तुम कितने साल के हो, तो वो बोला कि 5 साल का, और लुई तो हैरान हो गया। नेक्स्ट सीन में शनी फन जेन के रूम में आया था। चेंगमू भी उसके पीछे पीछे चला आया और उसे कहता है कि तुमने जानबूझ के ये एक्सपेंसिव कपड़े लिए ना, ताकि अंकल आंटी को इम्प्रेस कर सको। मगर शनी फन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। यहाँ चेंगमू उसके हाथ से नोट्स खींचने लगा कि पहले मेरी नजर इस पर पड़ी है, ये मैं ही पढ़ूंगा। जबरदस्ती उस बेचारे से छीन लिए थे और फिर उसको पढ़ने लगा, जिसमें जेन ने अपने बचपन की एक स्टोरी लिखी थी कि आज स्कूल से वापस आते हुए एक कर्ली हेयर बॉय उस बीमार बच्चे को बुली कर रहा था, पर मैंने उसे अच्छा सबक सिखाया। लेकिन उल्टा मॉम डैड से मुझे ही डांट पड़ गई, और इवन के वो उस लड़के को भी अपने साथ घर ले आए थे उसे खाना खिलाने के लिए। खाना खाने के दौरान वो लड़का जेन के साथ मस्ती मजाक कर रहा था, जबकि जेन को उस पर गुस्सा था। और प्रेजेंट में चेंगमू ये पढ़ने के बाद हंस रहा होता है, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि चेंगमू ही था। शनी फन भी उसे देखकर हैरान था कि इसे क्या हुआ। इसके बाद खाना खाने के दौरान भी चेंगमू हंसी ही जा रहा होता है, और जेन को समझ नहीं आती कि आखिर इसको हो क्या गया है। आफ्टर दैट उसने जेन को उसी जगह पर बुला लिया था जहाँ बचपन में उन दोनों की लड़ाई हुई थी, और उसे पूछने लगा कि क्या तुम्हें कुछ याद आया। पर जेन को चेंगमू याद आने के बजाय शनी फन याद आ गया था कि एक बार उसकी तबीयत खराब हो गई थी और जेन ने उसे मेडिसिन खिलाई। कहने लगी कि हाँ मुझे याद आ गया है। चेंगमू बोला कि मुझे पता था तुम्हें मैं जरूर याद आऊंगा, और इस पर वो बोली कि किसने कहा कि मुझे तुम याद आए हो। उसके जाने के बाद जेन ने दोबारा से शनी फन के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। जब इसने उसकी पिक्चर क्लिक की थी, वो दिल ही दिल में कह रही होती है कि पता नहीं वो बच्चा इस वक्त कहाँ होगा। तभी पीछे से शनी फन पहुंच आया था। आफ्टर दैट ये दोनों साथ चलते हुए बातें कर रहे होते हैं, और अचानक से जेन ने कहा कि मैं जानती हूँ तुम यहाँ मेरे लिए रह रहे हो, तो फिर तुम ये बात एडमिट क्यों नहीं कर लेते कि तुम मुझे लाइक करते हो। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि चाहे तुम इस बात को एडमिट करो या ना करो, लेकिन मैं कोई डरपोक नहीं हूँ। साथ ही उसे रोक कर वहीं पर किस कर देती है, और बेचारा शनी फन तो कुछ भी नहीं कर पाया। आफ्टर दैट जब वो घर पहुंचा तो चेंगमू बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। शनी फन को रोकते हुए पूछने लगा कि तुम्हारा ये होंठ इतना स्वेल और रेड क्यों है। ओह, तो अब मुझे समझ आई कि मेरे पीठ पीछे तुम दोनों मजे मजे के खाने खा रहे थे। तुम यही रुको जरा, मुझे पहले ये कॉल उठाने दो। कॉल उठाने पर उसे पता चला कि किसी जरूरी काम की वजह से उसे वापस जाना पड़ेगा। इधर शनी फन भी यूवी को कॉल करके उसे कहता है कि मुझे आकर यहाँ से पिक करो, जबकि दूसरी तरफ जेन सोच रही थी कि उसे किस करके मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, लेकिन मैंने उसी को ही किस किया ना जिसे मैं लाइक करती हूँ। खैर वो लुई को कॉल करती है जो कि अच्छा बाप बनने की प्रैक्टिस कर रहा था, और उसे
पूछने लगी कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। इधर लुई सोचने लगा कि कहीं इसने मेरे रूम में कैमरास तो नहीं लगा रखे। खैर उसको उल्टे सीधे से कुछ मशवरे दिए जो कि जेन को खुद भी समझ नहीं आ रहे थे और तब तक उसके पेरेंट्स पहुंच जाए कि क्या हुआ, तुम इतनी सैड क्यों हो। चेंगमू के जाने की वजह से जेन बोली कि क्या वो चला गया, चलो शुक्र है। और मॉम कहने लगी कि देखा मैंने कहा था ना कि ये शनी फन के जाने की वजह से सैड होगी। आफ्टर दैट जेन को शनी फन के बारे में सोच सोच कर नींद नहीं आ रही थी कि आखिर उसने जवाब क्यों नहीं दिया कि वो मुझे लाइक करता है कि नहीं। अगली सुबह वो शनी फन से पूछने के लिए जाती है पर वो इसे मौका ही नहीं देता, इसे इग्नोर करता रहा और आखिरकार कहने लगा कि तुम भूल गई हो क्या हम यहाँ क्या काम करने के लिए आए थे। सबसे पहले हमें उस पर फोकस करना होगा। जेन समझ गई थी कि पहले हमें कॉपीराइट लेना है। आफ्टर दैट वो यूवी के साथ उस ऑथर के घर के बाहर खड़ी थी। इसी दौरान वो यूवी से शनी फन की इन्फॉर्मेशन ले रही होती है कि तुम्हारे बॉस की पहले कोई गर्लफ्रेंड रही है क्या, मैं उसे सेड्यूस करना चाहती हूँ, वो भी सिंगल है और मैं भी सिंगल हूँ, तो मुझे लगता है कि हम दोनों का परफेक्ट मैच है। पर यूवी को बहुत गुस्सा आया कि हमारे बॉस से दूर रहो, उसके और अपने स्टेटस में फर्क देखा है क्या। मगर जेन का कहना था कि प्यार में कोई स्टेटस देखता है क्या। खैर वो रही नैनी। ये लोग जल्दी से उस नैनी की हेल्प करने लगे और उस ऑथर के घर तक लेकर आते हैं। उसी नैनी की हेल्प लेकर ये लोग ऑथर मैंग मैंग से हेलो हाई कर लेते हैं। पर वो बोली कि अगर तुम लोग यहाँ कॉपीराइट खरीदने के लिए आए हो तो मैं कह दूं कि मुझे नहीं सेल करना। दोनों खाली हाथ शनी फन के पास वापस आ गए थे पर शनी फन बोला कि कोई बात नहीं, जहाँ उससे पहली मुलाकात हो गई वहाँ हम उसे कॉपीराइट भी ले ही लेंगे। आफ्टर दैट जेन यूवी को वहाँ से जाने के लिए कह रही थी कि मुझे इनसे कुछ बात करनी है, जबकि वो बोला कि मुझे भी बॉस से बात करनी है। दोनों की बहस शुरू हो गई थी और शनी फन ने यूवी को ही जाने के लिए कहा। वो बेचारा कह रहा था कि बॉस आपने मुझे कचरे से उठाया था क्या, जो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानते। खैर उसके जाने के बाद जेन फिर से अपना कोट उतार कर शनी फन पर अपना जादू चलाना चाह रही थी और इधर शनी फन सोच रहा था कि क्या ये फिर से आकर मुझे किस करने वाली है। जेन इसके पास आकर इसे लवी डवी बातें करना शुरू कर देती है, जबकि शनी फन बोला कि देखो मेरा गोल सिर्फ तुम्हें फेमस करना है, आज या कल मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा, इसलिए जो मैं कर रहा हूँ प्लीज मुझे उसे कंप्लीट कर लेने दो, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जेन उसे पूछने लगी कि क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा भी फील नहीं करते, पर शनी फन बोला कि प्लीज जाओ यहाँ से। अब जेन तो वहाँ से चली गई और यूवी अपने बॉस को समझा रहा था कि आपको इसे बच कर रहना चाहिए, ये आपको सेड्यूस करना चाहती है जो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। शनी फन उसको भी इग्नोर करके वापस आकर इमोशंस कंट्रोल करने की पील्स लेता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में यूवी और जेन दोबारा से मैंग मैंग के घर आते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात एक लड़के से हुई जो कि मैंग मैंग के घर का कचरा उठाकर लेकर जा रहा था। उसने बताया कि मैं उनका नेबर हूँ, मैं उनसे कभी मिला नहीं, आप दोनों चाहे तो डोर नॉक कर ले। इसके बाद वो दोनों डोर नॉक करते रहे लेकिन मैंग मैंग इनके लिए डोर ओपन नहीं करती। जेन तो उसे ऐसे ट्रीट कर रही थी जैसे उसके बचपन की सहेली हो कि मैंग मैंग मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, तुम कुछ खाना पसंद करोगी क्या। जबकि मैंग मैंग को बहुत गुस्सा आ रहा था और आखिरकार तो उसे किसी की कॉल आ गई कि आपके घर के बाहर बहुत शोर हो रहा है, आपके नेबर्स भी इसकी वजह से तंग हो रहे हैं। आखिरकार उसने जाकर दरवाजा खोल दिया कि तुम दोनों चाहते क्या हो। जेन बोली कि माफ करना मुझे आपका वॉशरूम यूज करना है और जल्दी से वॉशरूम भाग गई। यूवी उसे डिफेंड कर रहा था कि शायद उसका स्टमक खराब हो गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने जो कैरेक्टर बनाया है उसके लिए ये फीमेल लीड बहुत अच्छी रहेगी। जबकि जेन वापस आकर अपना इंट्रोडक्शन करवाती है और वैसे ही वल्गर बिहेव कर रही थी जैसे कि वो मैंग मैंग की कोई बहुत पुरानी दोस्त हो और मैंग मैंग को उस पर गुस्सा आता रहा। आखिरकार तो यूवी भी उठकर वहाँ से बाहर चला गया कि मैं बाहर खड़ा तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और इधर मैंग मैंग ने उसे कह ही दिया कि तुम मेरे कैरेक्टर के लिए सूटेबल लीड बिल्कुल भी नहीं। दूसरी तरफ चेंगमू को अपनी सेक्रेटरी से पता चला कि मिस्टर शनी फन मिस मैंग मैंग से कॉपीराइट लेने के लिए गए हैं, जो सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जबकि जेन बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहने लगी कि मैं जानती हूँ पर मुझे यहाँ कॉपीराइट लेने के लिए मेरे बॉस ने भेजा है और अगर मैं ऐसे ही खाली हाथ गई तो फिर मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मैं आपके घर रहकर आपके लिए काम कर सकती हूँ, आप जो भी कहे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे समझने की कोशिश करें। मिस मैंग मैंग ने उसे थोड़ी देर खामोश रहने के लिए कहा, जबकि वो ऊंची आवाज में कहने लगी कि आपका बहुत शुक्रिया और जल्दी जल्दी से जाकर इधर उधर काम करना शुरू कर देती है। खामोश रहने के बजाय वो पूरा टाइम बक बक करती रही और मैंग मैंग को भी इसमें इन्वॉल्व करके रखा था। उसके पुराने स्पोर्ट मेडल्स की तारीफ करने लगी कि अरे वाह आप कितनी ब्रेव हुआ करती थी, बिल्कुल ही अपने बनाए हुए कैरेक्टर की तरह। आफ्टर दैट मैंग मैंग भी उसे अपनी फ्रस्ट्रेशन बताने लगी कि अब मैं चल नहीं सकती और ये मेरी जिंदगी का कितना बड़ा दुख है। जबकि जेन उसको मोटिवेट करना शुरू कर देती है कि आपको आइडिया भी नहीं कि बाहर सब लोग आपको कितना पसंद करते हैं, आपके सारे नॉवेल्स पढ़ते हैं। फिर उन नॉवेल्स के कैरेक्टर्स के मूव्स करके दिखाने लगी और मैंग मैंग उसकी ये शरारतें देख देख कर खुश हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में यूवी शनी फन से जेन की शिकायतें लगा रहा
था कि ये वहाँ पर किस तरह का बिहेव कर रही थी, जबकि जेन कहने लगी कि ये करना जरूरी था ताकि वो मेरे साथ कंफर्टेबल फील कर सके। और देखो इसी वजह से ही तो उसने मुझे चांस भी दिया। वो चाहती है कि मैं उनके कैरेक्टर्स का एनालिसिस लिखूं। अगर ये एनालिसिस उनको पसंद आया तो वो मुझे कॉपीराइट दे देंगी। इस पर शनी फन ने उसे शाबाश बोला और जेन कहने लगी कि अगर कॉपीराइट मिल गया तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे। यूवी फौरन उसे पीछे करने लगा कि जुबान संभाल कर बात करो, जबकि शनी फन उन दोनों को अपना काम करने के लिए कहता है। आफ्टर दैट काम के दौरान जेन और शनी फन ने सेम टाइम पर गिलास को हाथ लगाया और यहाँ जाने अनजाने में फिर से उन दोनों की नजरें टकरा गई। जेन जल्दी से उठकर इसके लिए पानी लेकर आई और जब वो थैंक यू कहने वाला था तो इसने उसके मुंह पर हाथ रख दिया कि बस मेरे साथ डेट पर जाने के लिए हाँ कह दो। फिर जल्दी से उसके दिल की धड़कनें सुनने लगी कि यकीनन ये मेरे लिए धड़क रहा है। और शनी फन फौरन उठते हुए कहने लगा कि मुझे वॉशरूम जाना है। जल्दी जल्दी वॉशरूम भाग निकला। अंदर जाकर वो अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है और जेन के बारे में ही सोचा जा रहा था। वो उसे हाँ भी नहीं कर सकता और ना भी नहीं कहना चाहता। खैर उसने चुपके से बाहर देखा तो जेन जा चुकी थी। वो फाइनली अपनी सीट पर वापस आता है। जेन ने उसके लिए नोट लिख रखा था कि इस बुक के फर्स्ट पेज को ओपन करो जहाँ पर हार्ट बना हुआ था और इसके बाद 13 पेज पर जाने के लिए कहती है, जहाँ इमोजी के शेप में इसे किक करते हुए कह रही थी कि तुम एडमिट क्यों नहीं कर लेते कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। शनी फन को उसकी इन हरकतों पर हंसी आ रही थी, लेकिन अफसोस के वो अपनी दिल की बात नहीं कह सकता। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 7th एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की शुरुआत में चेंगमू के डैड उससे बहस कर रहे थे कि उस ऑथर का कॉपीराइट लेने के लिए तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं, जिस पर चेंगमू ने जवाब दिया, जब आपने मेरी मॉम को छोड़ा था तो क्या तब आपने मुझसे पूछा था। दूसरी तरफ जेन मैंग मैंग को अपने बॉस यानी कि शनी फन का प्रपोजल दे रही थी और उसकी बहुत सारी तारीफें कर रही होती है कि वो कितना अच्छा है और वो सच में ये कॉपीराइट डिजर्व करता है। मैंग मैंग ने उससे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिया कि तुम उसे पसंद करती हो क्या, तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा है। जेन भी हैरान हो गई कि इतना साफ नजर आ रहा है क्या, तो फिर उस बेवकूफ को नजर क्यों नहीं आता। इधर मैंग मैंग का अलार्म बजा तो उसने बहाने से जेन को दूसरे कमरे में भेज दिया, क्योंकि वो चोरी छुपे फोन से उस नेबर को देख रही थी जो कि इसका गार्बेज उठाने के लिए आता था। पर जेन समझ गई थी और वो भी ऊपर से आकर देख लेती है कि अच्छा तो आप इस नेबर को जानती हैं, तो इसमें छुपाने वाली क्या बात, आपके फेस पर भी साफ साफ नजर आ रहा है कि आप इसको लाइक करती हो, क्यों ना हम दोनों एक डील करें। इधर मैंग मैंग बोली कि डील, कैसी डील। जेन कहने लगी कि आपको वो आदमी दिलाने की डील। जिसके बाद उसने गार्बेज बैग पर एक नोट लिख दिया था जिसमें उस लड़के को लंच के लिए इनवाइट कर रही थी। फिर दोनों कैमरा के थ्रू देख रहे थे कि कब वो गार्बेज उठाने के लिए आएगा। मैंग मैंग ने तो गिव अप करना शुरू कर दिया कि इसका कोई फायदा नहीं, मगर जेन उसे मोटिवेट कर रही थी कि थोड़ा सा सब्र तो करे, सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। थोड़ी देर तक वो लड़का गार्बेज बैग उठाने के लिए आता है। वो नोट देखकर उसने बदले में एक और नोट लिखकर उसे डोर पर चिपका दिया था, जिसे लेने के लिए जेन जाती है। पर जब वो वापस आई तो काफी मायूस लग रही थी, मगर असल में वो मैंग मैंग को डराने के लिए नाटक कर रही थी, क्योंकि वो लड़का लंच पर जाने के लिए तैयार हो गया था, जो देखकर मैंग मैंग भी बहुत खुश हुई। अब उसे इस बात की फिक्र थी कि अगर उस लड़के ने मुझे इस हालत में देख लिया तो इसके बाद तो शायद वो मेरा गार्बेज उठाना भी पसंद ना करे। इस पर जेन उसे मोटिवेट करने लगी कि पहले आपको खुद को एक्सेप्ट करना होगा, जो जैसा है वो है, और क्या पता वो बहुत अच्छा लड़का हो, पहले उसे मिलो तो सही। नेक्स्ट सीन में जेन उसे उस लड़के से मिलाने के लिए लेकर आई थी और साथ ही साथ उसे मोटिवेट कर रही होती है। मैंग मैंग भी जब उस लड़के के सामने आई और दोनों ने एक दूसरे को देखा तो वो फौरन से वापस जाने के लिए मुड़ गई थी, पर वो लड़का उसे हेलो हाय करते हुए उसे खुद टेबल तक लेकर गया, जिसके बाद वो दोनों मजे मजे से बातें करना शुरू कर देते हैं। यानी कि उस लड़के को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, जो देखकर इधर जेन भी बहुत खुश हो रही थी। दूसरी तरफ हमें लुई को दिखाया गया। वो युआन के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया था, लेकिन जब उसने सामने देखा कि निशा उसके पुराने लाए हुए गिफ्ट्स को भी फेंकने के लिए कह रही है तो ये बहुत ही मायूस हो गया। उधर जेन शनी फन को मैंग मैंग से मिलाने के लिए लेकर आई थी और वो ऑलमोस्ट कॉपीराइट के डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने वाली होती है कि तभी डोरबेल बजी। जेन ने जाकर देखा तो वो चेंगमू था, जिसे देखकर ये भी हैरान हो गई। इसके बाद वो मैंग मैंग से बातें कर रहा था और इधर जेन और शनी फन को गुस्सा आ रहा होता है कि इस वक्त इसे आने की क्या जरूरत थी। तभी चेंगमू रूम से बाहर आकर कहने लगा कि माफ करना, ये कॉपीराइट तो पहले मुझे मिल गया, अगर तुम्हें कुछ कहना नहीं तो मैं जा रहा हूँ, जो कहकर वो चला जाता है। मैंग मैंग जेन से अकेले में कुछ बात करना चाहती थी, जो सुनकर शनी फन भी वहाँ से चला गया। इधर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। मैंग मैंग ने सालों पहले किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसके अकॉर्डिंग वो अपना कॉपीराइट इस वक्त किसी और को नहीं दे सकती सिवाय चेंगमू के, इसलिए उसे कॉपीराइट चेंगमू को ही देना पड़ा। पर उसने एक शर्त रख दी थी कि इसकी फीमेल लीड सिर्फ जेन ही बनेगी। चेंगमू ने जवाब दिया कि अगर आप ये शर्त ना भी रखती तब भी मैं ये रोल सिर्फ उसको ही देता,
क्योंकि उसके अलावा मुझे और कोई भी इसके लिए सूटेबल नहीं लगता। जेन ने जब ये बात सुनी तो वो हैरान हो गई कि ये लड़का इतना चेंज बिहेव कैसे करने लग गया। मैंग मैंग कहने लगी कि वो एक और लड़का है जिसके मुंह पर साफ साफ नजर आ रहा था। खैर छोड़ो, मैं बस ये कहूंगी कि तुम्हें उस पर फोकस करना चाहिए जिसे तुम लाइक करती हो। दोनों ने एक दूसरे को फ्यूचर के लिए गुड लक कहा। दूसरी तरफ शनी फन कुछ राइट पॉइंट्स गिनवाते हुए चेंगमू को अपने साथ कोलिब्रेशन करने के लिए कह रहा था। किसी हद तक तो वो राजी भी था, लेकिन फिर भी नाना करते हुए वहाँ से चला गया। आफ्टर दैट जेन शनी फन के साथ डिस्कस करते हुए कह रही थी कि चलो जो भी हुआ हुआ तो वैसा ही जो हम चाहते थे, अब हमें इस जीत को सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन इससे पहले मुझे शॉपिंग करनी है, जिस पर शनी फन ने उसे अपना कार्ड पकड़ा दिया कि अगर तुम्हें सेलिब्रेशन के लिए शॉपिंग करनी है तो तुम इस कार्ड से कर सकती हो। जेन भी उस कार्ड को लेकर गाड़ी से उतर गई और काफी खुश हो रही थी। थोड़ी देर के बाद यूवी ने अपने बॉस को दिखाया कि ये देखो, ये कैंडल लाइट डिनर बुक करवा रही है, कहीं ये आपसे कॉन्फेस तो नहीं करना चाहती। उधर जेन भी कुछ ऐसा ही कर रही थी। वो अपने लिए कपड़े चूज करती है और इवन के पॉलर से तैयार हो रही थी। शनी फन को पिछले सारे ख्यालात आए जब जेन ने उसे अपना प्यार कॉन्फेस करने की कोशिश की। वो समझ गया था कि इस बार भी वो कुछ ऐसा ही करने वाली है। तभी उसे जेन का मैसेज भी आया जो कि उसे डिनर के लिए इनवाइट कर रही थी, पर उसने जल्दी जल्दी से अपना फोन बंद कर दिया क्योंकि वो जानता था कि डॉक्टर ने उसे क्या कहा है। वो जल्दी जल्दी से यूवी को अब्रॉड वापस जाने की टिकट करवाने के लिए कह देता है। नेक्स्ट सीन में जेन उसका वेट कर रही थी क्योंकि ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं। इधर शनी फन भी एयरपोर्ट की तरफ जा रहा होता है, पर वो साथ ही साथ टाइम भी देख रहा था क्योंकि ये सब कुछ उसे भी अच्छा नहीं लग रहा होता। दोनों ही एक दूसरे को याद कर रहे थे। जब उन दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम गुजारा, जेन सोच रही थी कि ऐसा तो है नहीं कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, तो फिर आखिर अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने में किस बात का डर। जैसे ही जेन के फोन पर कॉल आई तो वो उठाते हुए फौरन से बातें सुनाने लगी कि तुम आए क्यों नहीं, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, कितना डिसअपॉइंट किया तुमने मुझे। लेकिन असल में वो चेंगमू था, बेचारे को खामखा की डांट पड़ गई। वो इसे रिसीव करने के लिए उस रेस्टोरेंट में आता है, मगर तभी उसने शनी फन को जेन को वहाँ से उठा कर ले जाते हुए देखा, जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और जेन उसे पूछ रही थी कि क्या तुम मुझे लाइक नहीं करते, बताओ ना प्लीज। घर लाकर भी जेन बार बार उसे अपना प्यार कॉन्फेस करती रही कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, जबकि वो इसे काम डाउन होने के लिए कह रहा था कि तुम ड्रंक हो। उसके सो जाने के बाद शनी फन वहीं पर बैठा अपनी बेबसी के बारे में सोच रहा होता है कि तुम कितनी ब्रेव हो। आई विश कि मैं भी तुम्हारे जितना ब्रेव होता। रूम से बाहर आने के बाद वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए पिल्स ले रहा था और जूवी को उसकी ये हालत देखकर उसके लिए काफी बुरा लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में चेंगमू को ड्रिंक करते हुए दिखाया गया। इसी दौरान उसके पास चेंगचिंग आती है उसे वो रोल लेने के लिए, पर जब उसे पता चला कि वो रोल तो ऑलरेडी ही जेन को मिल चुका तो इसको काफी गुस्सा आया। अगली सुबह जेन की जब आंख खुली और उसने देखा कि उसने शनी फन की शर्ट पहनी हुई है, तो उसे याद आया कि कल रात उसके और इसके बीच में क्या हुआ था। सोच सोच कर इसे जरा सी शर्म भी आ रही थी, पर हुआ तो ठीक ही। तभी शनी फन उसे उठाने के लिए आता है कि आ जाओ बाहर, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना रखा है। वो शर्माते हुए ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर आई और शनी फन के करीब होकर उसे कहने लगी कि तुम फिक्र नहीं करो, कल रात जो कुछ भी हुआ मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगी। शनी फन ने उसे हैंग आउट सूप पीने के लिए कहा, जिस पर वो कहने लगी कि क्या मतलब, इतना कुछ हो गया और तुम अभी भी नॉर्मल बिहेव कर रहे हो। मगर फ्लैशबैक के सीन से हमें दिखाया गया कि रात को शनी फन उसे देखने के लिए आया था। इस वक्त उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसने अपने ही कपड़ों पर वॉमिटिंग कर दी, तो शनी फन को मजबूरन उसके कपड़े बदलने पड़े। लेकिन अब जेन का सवाल ये था कि तुम मेरे कपड़े कैसे बदल सकते हो, जिस पर शनी फन ने उसे अपने घर में मेड दिखाई। इस पर जेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो गुस्से में वहाँ से जाने लगी थी, जबकि शनी फन उसे रोककर उसके कपड़े भी ले जाने के लिए कहता है। फिलहाल तो वो तपती हुई वहाँ से चली गई, जबकि इधर शनी फन सोच रहा था कि मुझे जल्द से जल्द कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा कि वो अपने इस प्यार पर गिव अप कर दे। दूसरी तरफ जेन लुई के पास आकर काफी ज्यादा गुस्से में थी, जबकि वो इसे काम डाउन करते हुए एक अवार्ड फेस्टिवल के बारे में बता रहा होता है कि तुम्हें इसमें जरूर पार्ट लेना चाहिए। यहाँ लिन बाओ चोरी छुपे उन दोनों पर नजर रख रहा था, क्योंकि उसे लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने का वैसे ही बहुत शौक था। जेन ने शनी फन को भी कॉल करके बता दिया कि मैं इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं है। वो बोला कि ठीक है, साथ ही उसने कॉल काट दी। नेक्स्ट सीन में जेन उसके आने का इंतजार कर रही थी और उसकी गाड़ी देखकर खुश हो गई। दिल ही दिल में सोच रही थी कि अब मैं दोबारा से उसके साथ बैठकर रोमांस करूंगी। लेकिन जब उसने देखा तो वो लिन बाओ था, जिसे शनी फन ने इसे पिक करने के लिए भेजा है, क्योंकि वो काफी बिजी था, जिस पर जेन को बहुत
ज्यादा गुस्सा आया। मगर शेनिफन उस मॉल में पहले ही आ पहुंचा था जेन के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने को। उसने एक सेलेक्ट भी कर ली थी। इधर यूवी उसे पूछ रहा होता है कि क्या आप जानबूझकर उसे अवॉइड कर रहे हो। खैर जो भी हो, मुझे अच्छा लगा कि आप अपनी फिक्र कर रहे हैं। तब तक जेन भी वहाँ पर पहुँच आई थी, जिसे देखकर ये जल्दी से फिटिंग रूम में भाग गया। मगर जेन ने उसे भागते हुए देख लिया था। वो भी फिटिंग रूम में उसके पीछे जाती है और उसे पूछने लगी कि तुम तो बिजी थे ना, फिर यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो बोला कि मैं अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट करने को आया था। जो कहकर वो जाने लगा, जेन ने उसे रोक दिया था कि अगर आए ही हो तो फिर मेरी ड्रेस सेलेक्ट करने में भी मेरी हेल्प कर दो। और वो बोला कि ठीक है। आफ्टर दैट जेन उसे अपनी ड्रेस की जिप अप करने के लिए कहती है, पर शेनिफन के इशारे से बहुत सारे लोग पहुंच आए थे। फिर बोतल का ढकना ओपन करने के लिए कह रही थी, जिसके लिए यूवी ने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन जेन को गुस्सा आ गया कि मैं खुद ही कर लूंगी, वापस दो मुझे। इवन के गाड़ी में जाते हुए भी वो शेनिफन को अपने लिए शीशा पकड़ने को कह रही थी, जिस पर शेनिफन ने यूवी को पीछे बिठा दिया और वो खुद ड्राइविंग करने लग जाता है। यानी कि वो एक बार भी जेन के हाथों नहीं आया, जिस पर जेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लुई के पास वापस आकर अब भी वो अपने गुस्से का इजहार कर रही थी, जबकि वो बेचारा तो सिर्फ इसे देखता रहा कि ये गुस्से में क्या बड़बड़ाई जा रही है। लिन बाओ भी कोई ना कोई गॉसिप निकालने के लिए इन दोनों पर चोरी छुपे नजर रख रहा था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में शेनिफन एक मीटिंग अटेंड कर रहा होता है। जेन वहाँ पर आकर काफी वल्गर बिहेव कर रही थी। इवन के उसके बिहाफ पर चाय पीने लग जाती है और आफ्टर दैट वहाँ से जाते हुए वो गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहने लगी कि चलो भी आप बैठो अंदर। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये शेनिफन के पीछे पड़ गई थी। जब जब वो यूवी को बुलाता तब तब ये हाजिर हो जाती कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। उसके ऑफिस में भी उसे कोई काम नहीं करने दे रही थी। उसके करीब आकर उसे कह रही होती है कि तुम जो मर्जी कर लो, मैं बिल्कुल भी गिव अप नहीं करूंगी, क्योंकि जो चीज मैं चाहती हूँ उसे हर हाल में हासिल कर ही लेती हूँ। अब शेनिफन को भी गुस्सा आ गया और गुस्से में उसके ऊपर आते हुए कहने लगा कि मैं आखिरी बार तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, हमारे बीच में कभी भी कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मुझे अपने बॉस की तरह ही ट्रीट करो। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला गया। जबकि इधर जेन सोच रही थी कि आखिर तुम अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेने में इतना क्यों डर रहे हो। उधर शेनिफन भी इस पर गुस्सा करके कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा था। यूवी उससे पूछने लगा कि क्या उसने अभी भी गिव अप नहीं किया। नेक्स्ट सीन एक कैमरा इंटरव्यू का दिखाया गया, जहाँ जेन और निशा पहले से ही आ पहुंची थी। वो एक दूसरे से बातें कर रही होती है। इसी दौरान शेनिफन भी आ गया, जिसे देखकर जेन तो बहुत ही खुश हो गई। थोड़ी ही देर में रिपोर्टर्स ने उसे क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए और उसे पूछा गया कि क्या आप किसी को लाइक करती हो। निशा उन सबको पॉइंट आउट करते हुए सिर्फ काम के बारे में सवाल करने को कह रही थी, जबकि जेन बोली कि हाँ मैं किसी को लाइक करती हूँ। मैंने उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया भी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसका जवाब क्या होगा। इसके बाद शेनिफन से सवाल होना शुरू हुए और उससे भी सेम यही सवाल किया गया। उसने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया कि मेरे दिल में किसी के लिए भी कोई फीलिंग्स नहीं, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरा सारा फोकस बस मेरे करियर पर ही रहता है। उसका ये इनडायरेक्ट जवाब सुनकर जेन बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई और शायद अब वो गिव अप भी कर दे। घर आते समय भी उसके साथ बुरा से बुरा होता जा रहा था और अब तो वो इतनी ज्यादा मायूस हो गई कि वहीं पर बैठकर सोचने लग जाती है कि शेनिफन ने ऐसा क्यों कहा। जबकि शेनिफन दूर खड़ा देख रहा था, यूवी से कहता है कि इस बार ये जरूर गिव अप कर देगी। नेक्स्ट सीन में उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी और वो खुद से कहता है कि जेन मुझे माफ कर दो, मैं चाहकर भी तुम्हें ये नहीं बता सकता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। दूसरी तरफ जेन भी शेनिफन की वही इंटरव्यू देख रही होती है, पर अभी भी उसने पूरी तरफ से गिव अप नहीं किया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें लुई को योवान के साथ खेलते हुए दिखाया गया कि तभी उसकी मॉम आ गई। योवान मॉम को देखकर कहने लगा कि मॉम आप आ गई हैं, मैं डैड के साथ खेल रहा था। निशा ने उसे डांट दिया कि बेटा ऐसे किसी को डैड नहीं कह देते होते। लुई का शुक्रिया अदा करके उसे यहाँ से जाने के लिए कहा, जबकि उसे खुद भी काफी बुरा फील हो रहा था। इधर चेंगमू ने भी जेन और शेनिफन की वो इंटरव्यू देख ली थी, जिसके बाद वो किसी को हायर कर लेता है शेनिफन की कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। अगली सुबह शेनिफन जब नींद से उठा तो वो सबसे पहले जेन से मिलने को जाना चाहता था, लेकिन फिर उसे रियलाइज हुआ कि अब उसे जेन को अवॉइड करना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ जेन का शूटिंग के दौरान बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा होता, वो शेनिफन को याद कर रही थी। इधर लिन बा भी उसे देखकर हैरान था कि तुम्हें हो क्या गया है, अगर तुम काम पर अच्छे से ध्यान नहीं दोगी तो मैं मिस्टर शेन से तुम्हारी शिकायत लगा दूंगा। यहाँ यूई भी शेन को हर एक खबर दे रहा होता है कि इस वक्त जेन क्या कर रही है। आखिर में वो भागते हुए एक बुरी खबर लेकर आया कि उसे एस्केप रूम गेम में बुरी तरह से चोट लग गई। ये सुनकर तो अब वो फौरन से जेन को देखने के लिए जाने लगा, जबकि यहाँ जेन झूठा
मोटा चोट का निशान बना रही थी। लिनबाओ को समझ नहीं आती कि आखिर तुम ये करना क्यों चाहती हो। इसकी पिक्चर लेकर उसने शनीफन को सेंड की कि मुझे चोट लग गई है, लेकिन जैसे ही उसने पिक्चर देखी तो वो समझ गया था कि ये झूठा मूठा निशान है। खैर वो फिर भी जैन को कॉल करके उसे मिलने के लिए कह देता है, जो सुनकर तो जैन बहुत ज्यादा खुश हो गई और जल्दी जल्दी से उसे मिलने के लिए तैयार होने लगी। थोड़ी देर तक शनीफन उसे रिसीव करने के लिए आ गया, लेकिन उसे गाड़ी में खुद नहीं बिठाता बल्कि खुद अंदर जाकर बैठ गया था और जैन कह रही थी कि मुझे चोट लगी हुई है और तुम देखो कितने रुतलेस हो। खैर मैं खुद ही बैठ जाती हूँ। गाड़ी में बैठने के बाद भी वो शनीफन से अपने चोट के बारे में ही बात किए जा रही थी, जिस पर वो बोला कि अगर तुम्हें सच में चोट लगी होती तो क्या तुम हील्स पहन कर आती। खैर बताओ तुम क्यों मुझसे मिलना चाहती थी। जैन बोली कि मैंने इतने दिनों से तुम्हें देखा नहीं था, मैं तुम्हें मिस कर रही थी। ठीक है मान लिया कि तुम मुझे लाइक नहीं करते और ना ही मैं तुम्हें फोर्स कर सकती हूँ मुझे लाइक करने के लिए, लेकिन तुम भी तो मुझे फोर्स नहीं कर सकते ना कि मैं तुम्हें लाइक करना छोड़ दूं। वो शनीफन के सामने इस तरह की बातें किए जा रही थी और हमें फ्लैशबैक के सीन से दिखाया गया जहाँ शनीफन यूवी के सामने रो रहा था कि मैं जितनी ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से वापस अब्रॉड चला जाऊँ, उतना ही मेरे लिए जैन के बगैर रहना मुश्किल हो रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। यूवी को भी उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और इधर प्रेजेंट में शनीफन उसे चुप करवाते हुए कहने लगा कि मेरी बात सुनो, मैं जितनी जल्दी हो सके तुम्हें फेमस करा के यहाँ से इसलिए वापस जाना चाहता था क्योंकि मुझे हार्ट डिजीज है, मैं जल्दी ही मर जाऊंगा। क्या ये सच जानने के बाद अभी भी तुम में हिम्मत है कि तुम मुझे लाइक करो। जैन के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। वो गाड़ी से उतरने लगी लेकिन फिर वापस बैठकर नॉर्मल बिहेव करने लगी कि चलो कहीं खाना खाने चले, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। शनीफन उसे छोड़कर जाने लगा। जैन वही खड़े उसे ऊंची आवाज में बुरा भला कह रही थी कि तुम कितने बड़े झूठे हो, तुमसे और कुछ नहीं हो पाया तो मेरे सामने झूठी मोटी कहानी सुना दी। शनीफन ने भी वो सारी बातें सुन ली, पर अब वो बेचारा क्या ही कर सकता था। उधर चेंगमू को उस हायर किए हुए बंदे ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन ये मजीद इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है। नेक्स्ट सीन में यूवी शनीफन से कहता है कि आपने मुझे जैसा जैसा करने को कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही कर दिया है। ये देखकर तो मुझे भी लग रहा है जैसे मैं एडिटिंग में बहुत अच्छा हो गया हूँ। दूसरी तरफ जैन और लिनबाओ ने इंटरनेट पर अपनी एक वीडियो काफी वायरल होते हुए देखी, जिसमें शो हो रहा था कि इन दोनों की केमिस्ट्री आपस में काफी अच्छी है। उन दोनों को समझ नहीं आती कि आखिर हमारी ये वीडियो किसने रिकॉर्ड करके अपलोड की होगी, और एक दूसरे को देखकर तो उनका रिएक्शन ऐसे था जैसे कि याख तू। लेकिन खैर वो दोनों अच्छे से समझ गए थे कि आगे उन दोनों को क्या करना है। आफ्टर दैट डायरेक्टर उन दोनों से रोमांटिक सीन शूट करवा रहा था, लेकिन उन दोनों ने अपनी पूरी कोशिश की कि उस सीन को अच्छे से ना कर पाए और आखिरकार डायरेक्टर भी ये बात जान चुका कि इन दोनों का कभी कुछ नहीं हो सकता। आखिरकार उसने इनके रोमांटिक सीन्स पर गिव अप कर दिया और आखिरकार ये दोनों भी अपने इस मिशन में कामयाब हो गए। आफ्टर दैट जैन लिनबाओ से पूछ रही थी कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को ये कहे कि उसे कोई बहुत खतरनाक बीमारी है और वो जल्दी ही मर जाएगा तो इसका क्या मतलब हुआ। लिनबाओ ने बताया कि इसका मतलब ये हुआ कि वो लड़की को छोड़ने के लिए उसके साथ गेम खेल रहा है। सबसे पहले तो लड़की को उसके झूठ पकड़ने चाहिए। चलो मैं तुम्हें बताऊं। नेक्स्ट सीन में जैन उस डिजीज के बारे में खुद से सर्च कर रही थी और जब उसे कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो वो डॉक्टर के पास चली गई थी इस डिजीज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने को। आफ्टर दैट वो शनीफन के ऑफिस में सबूत ढूंढने के लिए आ गई थी कि अगर वो सच में बीमार है तो कोई मेडिसिन तो पड़ी होगी ना जिसे वो लेता हो। एंड टाइम पर शनीफन पहुंच आया और ये उसे देखकर बहाना कर देती है कि मैं बस सफाई कर रही थी। शनीफन ने भी उसे ज्यादा कुछ नहीं कहा। जैन को याद आया कि डॉक्टर ने गर्दन की किसी वेन के बारे में बात की थी कि वो बहुत प्रोमिनेंट होगी। अब वो धीरे धीरे से शनीफन के करीब आने लगी वो वेन देखने के लिए। कभी उसके हाथ की लाइंस चेक कर रही थी। उसने अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश की कि वो इस मिशन में कामयाब हो जाए, पर शनीफन ने ऐसा होने नहीं दिया। आखिरकार मायूस होकर वो चली जाती है और इधर शनीफन को कॉल करके कोई बुरी खबर सुनाई गई। इधर जैन को भी चेंगमू की कॉल आ जाती है जो इसे बता रहा था कि तुम्हें पता है क्या, तुम्हारे बॉस को हार्ट डिजीज है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई पर्सन तुम्हारे लिए सूटेबल होगा। इस पर जैन उसे बातें सुनाने लगी कि पहले वो मुझसे झूठ बोल रहा था और अब तुम भी उसके साथ मिल गए हो। गुस्से से उसकी कॉल काट दी। वही शनीफन बाहर आकर उसे पूछने लगा कि तुमने फिल्म की शूटिंग छोड़ क्यों दी। जैन ने गुस्से में जवाब दिया क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला और मुझे झूठ सुनना नहीं पसंद। तुम मुझे रियल रीजन क्यों नहीं बता देते। ऐसे झूठ बोलने की क्या जरूरत कि तुम्हें हार्ट डिजीज है। ठीक है, हो सकता है कि मैं तुम्हारे लिए ज्यादा पागल हो रही हूँ, पर क्या तुम्हारे दिल में एक बार भी मेरे लिए थोड़ी सी भी फीलिंग्स
नहीं आई। शेनिफन ने उसको साफ साफ बता दिया कि नहीं, एक बार भी नहीं, थोड़ी सी भी नहीं, मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, कितनी बार बताऊं। अब जेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो इसे सॉरी करने लगी कि मुझे पहले भी तुम्हें बॉदर नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब से हमारे बीच में सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय का ही रिश्ता होगा। जाते हुए उसे कहने लगी कि अगर मैं ड्रंक होकर तुम्हें कॉल करूं तो मेरी कॉल पिक मत करना, बस मुझे अवॉइड कर देना, जो कहकर वहाँ से भाग निकली। शेनिफन को भी उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। आफ्टर दैट वो फिल्म क्रू के साथ स्क्रिप्ट की डिस्कशन कर रहा था कि जेन कैसा बिहेव करेगी जब वो गुस्से में होगी, और वो डिस्क्रिप्शन बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे कि जेन अभी गुस्से में बिहेव अपने रूम में कर रही होती है, यानी कि शेनिफन उसे बहुत अच्छे से जान चुका था। आफ्टर दैट वो दूसरे रूम में बैठकर जेन की आवाजें सुन रहा था जब वो गुस्से में दीवार पर हिट करती है, और उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, जबकि इधर यूई भी उसकी ये कंडीशन देख रहा होता है। उसने मैसेज करके शेनमिंग को भी बता दिया कि इस वक्त शेनिफन बहुत पेन में लग रहा है, मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए। नेक्स्ट सीन में निशा लुई से मिलने के लिए आई थी, जहां वो इसे यही पूछने वाला था कि क्या युवान मेरा बेटा है, पर उसने पहले ही कह दिया कि युवान से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ मेरा बेटा है, इसलिए उसे दूर रहो। फ्लैशबैक के सीन से हमें दिखाया गया कि युवान लुई का ही बच्चा है, पर उस वक्त वो काफी डिप्रेस था और इसी वजह से निशा उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में ना बता पाई और इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। प्रेजेंट में भी निशा उसे युवान के बारे में कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में चेंगमो अपनी असिस्टेंट लिंडा से अवार्ड फेस्टिवल की डिस्कशन कर रहा था। वो कहता है कि मैं वहाँ जरूर जाऊंगा क्योंकि वहाँ पर जेन जो आने वाली है। दूसरी तरफ जेन लिनबाओ के साथ बातें कर रही होती है, तभी उसकी नजर शेनिफन पर पड़ी जो किसी लड़की के साथ खड़ा था और उसके साथ वीचैट एक्सचेंज कर रहा होता है। इस पर इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसके लिए एक छोटा सा नोट लिखकर धीरे धीरे से उसकी गाड़ी के करीब जाती है। वो नोट वहाँ पर लटका कर वहाँ से भाग निकली। शेनिफन जब बाहर निकला तो वो उस नोट को पढ़ने लगता है। उसमें लिखा हुआ था कि अपने काम पर फोकस करो बजाय कि इधर उधर फ्लर्ट करते रहो। ये पढ़कर उसे काफी हंसी आई। नेक्स्ट सीन अवार्ड फेस्टिवल का दिखाया गया, जहाँ चेंगचिंग जेन को देखकर उसे कहने लगी कि ओ तुम्हें भी नॉमिनेट किया गया है, लेकिन खैर अवार्ड तो मुझे ही मिलेगा। आफ्टर दैट वो फोन पर किसी मिस्टर लियू नामी आदमी से बात कर रही थी, जो इसे कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैंने तुम्हारे लिए सारी अरेंजमेंट्स पहले से ही कर ली। दूसरी तरफ शेनिफन से एक डॉक्टर मिलने के लिए आई थी कि स्विट्जरलैंड में मेरा सीनियर डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, आपकी कंडीशन काफी सीरियस है, आपको वापस चले जाना चाहिए। इधर चेंगमो बहुत सारे रिपोर्टर्स लेकर आया था कि जैसे ही जेन अवार्ड जीत जाएगी तो वो इसको ट्रेंडिंग टॉपिक बना देगा, जबकि जेन काफी ज्यादा नर्वस थी और लुई उसे मोटिवेट कर रहा था कि तुम्हें नर्वस होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि ये अवार्ड तुम ही जीतोगी। कुछ देर के बाद शेनिफन को खबर मिली कि जेन ने अवार्ड जीता ही नहीं, जो देखकर वो हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन तभी उसे याद आया कि कुछ दिनों पहले उसने चेंगचिंग को मिस्टर लियू के साथ देखा था और वो समझ गया कि ऐसा क्यों हुआ है। चेंगमो को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर विनर का इंटरव्यू करना भी जरूरी है, इसलिए रिपोर्टर्स आगे आकर चेंगचिंग से ऑफुल क्वेश्चंस पूछने लगे कि क्या आपको नहीं लगता कि आपने किसी और का हक मारा है, ये अवार्ड किसी और को मिलना चाहिए था। कुछ क्वेश्चंस करने के बाद वो जेन के पास आए और उसे पूछने लगे कि आपको ये अवार्ड नहीं मिला जबकि आप डिजर्व करती थी, आपको कैसा लग रहा है। दूसरी तरफ शेनिफन मिस्टर लियू को समझाने के लिए आया था कि तुमने जो किया है वो अच्छा नहीं किया और इसका अंजाम तुम्हें जरूर भुगतना होगा, और वैसे भी आप किसी के टैलेंट को ज्यादा देर तक दबा कर नहीं रख सकते, जो चीज जिसकी होती है वो जल्दी ही उसके पास आ जाती है। उधर जेन ने भी कुछ ऐसी ही मोटिवेशनल स्पीच दी कि मुझे किसी ने कहा था कि जो चीज मेरी है वो आज नहीं तो कल मेरे पास आ ही जाएगी, इसलिए मुझे ये अवार्ड ना मिलने पर कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक न एक दिन ये अवार्ड मेरे पास जरूर आ जाएगा। इस दौरान चेंगमो उसे साथ डिनर करने के लिए पूछ रहा था, पर उसने मना कर दिया कि मुझे शूटिंग करने के लिए जाना है। पर जैसे ही उसने सामने से शेनिफन को आते हुए देखा तो उसे जेलस करने के लिए इसे कह देती है कि चलो साथ डिनर करें। बस ये सुनने की देर थी कि शेनिफन की तबीयत फौरन से बिगड़ गई और सभी लोग उसे संभालने के लिए पहुंच आए थे। नेक्स्ट सीन में उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। चाइल्डहुड में भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि एक बार शेनिफन की तबीयत खराब हो गई तो जेन उसे उठाते हुए हॉस्पिटल तक ले आई थी। अब फाइनली जेन को पता चल चुका कि शेनिफन की कंडीशन सच में ही बहुत सीरियस है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगी, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी। जबकि शेनिफन बुरा ख्वाब देख रहा था जैसे वो मर चुका है, उसके आसपास अंधेरा है और कोई भी नहीं होता, लेकिन तभी उसे एक रोशनी नजर आई और वो रोशनी जेन की थी। अब वो जेन के साथ गुजारे हुए लम्हों के बारे में सोचने लगा था जब जेन इसके पास हुआ करती थी, और एक बार जब जेन ने इसे किस की, हर बार जब भी वो इसके सामने आती है तो इसका दिल खुश हो जाता। इसी दौरान खुशी खुशी से उसकी आंख खुली और उसने देखा कि जेन के बजाय शेनमिंग उसके साथ बैठा हुआ था। उसने फिर से आंखें बंद कर ली और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।
हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां शनी फन ने शेनमिंग को देखकर अपनी आंखें वापस से बंद कर ली थी, पर वो बोला कि ठीक है बेटा, मैं भी देख लेता हूँ कि तुम मुझे कब तक इग्नोर करोगे। बाहर आकर उसने यूवी से जेन के बारे में पूछा। उसे ना चाहते हुए भी सब कुछ बताना पड़ा। दूसरी तरफ जेन डॉक्टर से कंसल्ट कर रही होती है शनी फन की कंडीशन के बारे में। दूसरी तरफ चेंगमू शनी फन से कह रहा था कि तुम फिक्र नहीं करो, मैंने तुम्हारे लिए वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स का बंदोबस्त कर लिया है। उसे तो इस बात की खुशी थी कि अब जेन इसको नहीं बल्कि मुझे चूज करेगी। जबकि जेन जब शनी फन के पास वापस आई तो वो अभी भी इसे यही समझा रहा था कि इस बात को अच्छे से दिमाग में डाल लो, तुम्हारा और मेरा रिश्ता सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय का है। जेन उसकी सारी जली कटी बातें सुनती रही और आखिर में कहने लगी कि याद है तुमने मुझसे एक सवाल किया था कि अगर मुझे पता चल जाए कि तुम मरने वाले हो तो क्या मैं फिर भी तुमसे प्यार करूंगी। आज मैं तुम्हें उस सवाल का जवाब देती हूँ कि हाँ, मैं फिर भी तुमसे प्यार करूंगी। तुम अपना बताओ। ये सुनकर शनी फन ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, जबकि जेन ने उसे बातें सुनाना शुरू कर दिया कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन आखिर तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? क्या तुम इस अफसोस के साथ मरना चाहते हो? पता नहीं क्या कुछ बुरा भला बोलती रही और शनी फन सुनता रहा। पर आखिरकार जब वो जाने लगती है तभी शनी फन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब लाकर किस कर दिया। उससे अपने दिल की बात भी कह दी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे फ्यूचर के बारे में तो कुछ नहीं पता, लेकिन अब मैं मजीद अपने आप को फोर्स नहीं करूँगा। जेन तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और आज से ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। तब तक लुई इसको लेने के लिए आ गया था। रास्ते में जाते हुए लुई ने उसे सवाल किया कि तुम शनी फन की कंडीशन के बारे में बहुत अच्छे से जानती हो, तो अभी भी उसके साथ रिलेशनशिप में क्यों रहना चाहती हो? और वो बोली कि मैंने खुद को बहुत समझाया, मगर मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, इसलिए मैं उसको एक नई जिंदगी देना चाहती हूँ। यहाँ हमें चेंगमू को दिखाया गया जो कि शनी फन की कंडीशन को लेकर डॉक्टर से बात कर रहा होता है। वो बेचारा तो इन दोनों की रिलेशनशिप से बेखबर था। इवन के जब वो शनी फन से मिलने के लिए आया तो शनी फन उसे अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देना चाहता था, पर वो बार बार इसे चुप करा दिया करता कि मैं जानता हूँ तुम दोनों का रिलेशनशिप क्या है। एक बॉस और एम्प्लॉय का मुझे इस बात से कोई भी मसला नहीं, और उसकी बात सुने बगैर ही वहाँ से चला गया। खैर जेन और शनी फन तो अपनी ही लाइफ में मगन हो गए। एक दूसरे को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट करने के साथ साथ एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा टाइम देने लगे। दोनों की लाइफ बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई थी और ऐसे ही दिन गुजरते रहे कि एक दिन अचानक से जेन के सामने बहुत सारे फैंस आ गए थे उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए। इसी दौरान शेनमिंग ने जेन से कुछ पेपर्स पर साइन करवा लिया था और उसे पता तक नहीं चला। जबकि अगले ही सीन में वो जेन के सामने बैठा होता है और ये सोच रही थी कि क्या ये मुझे पैसे ऑफर करेगा कि मैं इसके भाई को छोड़ दूं। वो भी कुछ ऐसा ही करने वाला था। दूसरी तरफ यूवी ने शनी फन को बताया कि शेनमिंग चाहते हैं आप सर्जरी के लिए राजी हो जाओ। वहाँ शेनमिंग को शनी फन की कॉल आ गई थी और उसने इसे बताया कि मैं सर्जरी करवाने के लिए राजी हूँ। ये बात अचानक से सुनकर तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया और शायद उसे रियलाइज हुआ कि ये सब कुछ जेन की वजह से हो रहा है। अब उसने भी यू टर्न ले लिया। जेन से कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें शनी फन को खुश रखना होगा और ये जिंदगी की जंग लड़ने में उसका साथ देना होगा। जो कहकर वो चला गया और जेन को तो समझ नहीं आती है कि अचानक से इसने अपना बिहेवियर इतना बदल कैसे दिया। नेक्स्ट सीन में लुई को दिखाया गया। वो ज्यादा से ज्यादा निशा की लाइफ में इंटरफेयर करने लगा था और उसका ख्याल रखने लगता है और वो भी इसे रिसिस्ट नहीं कर पाती। इवन के वो लुई के साथ उसके घर तक आ गई, जिससे उसकी पुरानी यादें ताजा हो गई कि किस तरह पहले वो इसके घर आया करती थी और उसे कितना अच्छा फील होता था। दूसरी तरफ जेन शनी फन को खुश रखने के लिए उसे डिफरेंट एक्टिविटीज कराने लगी। रात में भी उसे अपने साथ बाहर ले जाया करती और कहीं भी उसके साथ रोमांस करना शुरू कर देती थी। खैर ये सब कुछ तो होना ही था। एक रात जेन ख्वाब में ड्रामा की शूटिंग देख रही थी जिसमें वो अपने आप को मेन फीमेल लीड देख रही होती है, लेकिन कुछ देर के बाद एक कॉल के साथ उसकी आंख खुली। लुई ने उसे बताया कि वो कितनी ज्यादा फेमस हो गई है, जो सुनकर तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि आज ही तो मैंने ख्वाब देखा, ये कैसे हो सकता है। जब वो कंपनी पहुंची तो फैंस उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए थे। सभी मेंबर्स ने उसका अच्छे से वेलकम किया और वो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। आफ्टर दैट वो शनी फन को अपने सारे गिफ्ट्स दिखा रही होती है। नेक्स्ट सीन में शनी फन चेंगमू को बुलाकर ड्रामा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा था, जिसमें सारी इन्वेस्टमेंट चेंगमू करने वाला है। पर वो बोला कि मैं क्या और कैसे करने वाला हूँ, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं, और वहाँ से चला गया। आफ्टर दैट जेड ने उसे डिनर पर इनवाइट किया था क्योंकि वो इसे इतनी बड़ी फेवर दे रहा है, पर चेंगमू कुछ ज्यादा खुश नहीं था क्योंकि वो इसके साथ कैंडल लाइट डिनर करना चाहता था। खैर अब क्या ही हो सकता था, लेकिन इसके बाद जेन की लाइफ जरा मुश्किल में पड़ गई क्योंकि फैंस उसे जहाँ भी देखते तो वो ऑटोग्राफ और पिक्चर्स लेने के लिए भीड़ बना देते और हर बार बेचारे शनी फन को उसे बचाने के लिए आना पड़ता था क्योंकि अब वो इसका बॉयफ्रेंड भी है तो उसकी जिम्मेदारी और भी जरा बढ़ चुकी। खैर अब वक्त आ गया है ड्रामा के उस नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का, जिसके लिए ये सभी लोग एक नई लोकेशन पर जा रहे थे। जेन खुद में ही मगन गाड़ी से बाहर देख रही थी तो उसे चेंगमू नजर
नजर आया जो इसे आंख मारता है, जबकि पीछे ही हमें एक और आदमी नजर आया जिसका क्या रोल है उसके बारे में तो हमें बाद में पता चलेगा। खैर, जब ये सभी लोग लोकेशन पर पहुंच गए तो यहाँ शनी फन की नजर एक गाड़ी पर पड़ी जो उसे याद आया कि उसने रास्ते में भी आते हुए देखी थी, इसलिए उसको जरा शक होने लगा। दूसरी तरफ जेन अभी जा ही रही होती है कि अचानक से वो आदमी इससे टकराया और नीचे गिर जाता है। जेन ने उसे उठाया और सॉरी कहा, जबकि उस आदमी ने इसकी पॉकेट से की कार्ड निकाल लिया था। उधर शनी फन को भी सुकून नहीं आता। उसने सिक्योरिटी चेक करवाया कि यहाँ कौन आ रहा और कौन जा रहा है। इससे उसको कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, पर उसका शक भी खत्म नहीं हुआ। वो वापस से उस गाड़ी की तरफ आ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वहाँ वो आदमी जेन के रूम में आ गया था जो कि उसका फैन था और उसके करीब रहना चाहता था। थोड़ी देर में शनी फन भी जेन के लिए कुछ सामान लेकर उसके रूम में आता है। तब तक पीछे से जेन भी पहुँच आई, पर जब उसने देखा तो उसे अपना की कार्ड तो मिला ही नहीं। खैर, मैनेजर ने उनके लिए दरवाजा खोला और वो अंदर इंटर हो गए। शनी फन अपनी दिल की तसल्ली के लिए अंदर जाकर चेकिंग कर रहा होता है, लेकिन वो जेन को इस बारे में पता भी चलने नहीं देता कि कहीं वो डर ना जाए। जबकि जेन को लग रहा था कि शायद ये आज की रात मेरे साथ स्पेंड करना चाहता है, मगर मुंह से बता भी नहीं सकता। दोनों के बीच में ये कंफ्यूजन थी और वो जल्दी जल्दी से तैयार होकर बेड पर बैठ गई। इसी दौरान शनी फन को टेडी बियर की आंख में से कैमरा लगा हुआ मिला और वो समझ गया था कि यहाँ कोई न कोई तो आया हुआ था। जिसके बाद अब वो जेन से ये कहना चाहता था कि आज की रात मैं यहीं पर रुक जाऊं, मगर ये कहना उसके लिए आसान भी नहीं होता। जबकि जेन किसी और मूड में थी, पर जब उसने इसे कहा कि चलो अब तुम्हें सो जाना चाहिए तो ये बेचारी एम्बेरस हो गई और जल्दी से सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह चेंगमू ने जब शनी फन को उसके रूम से जाते हुए देखा तो वो इसे पूछने लगा कि तुम सुबह सुबह जेन के रूम में क्या कर रहे थे? मैं कुछ गलत नहीं सोच रहा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। जबकि वो कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में उस आदमी को जब पता चला कि शनी फन ने उस कैमरा को ढूंढ लिया तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और इससे पहले कि वो लोग यहाँ पर आते अब ये वहाँ से चला गया। रास्ते में जेन के सामने आकर उसे डंडा दिखाते हुए फोर्स कर रहा था कि गाड़ी में बैठो, इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूं। जेन भी अब यहाँ पर चालाकी से काम दिखाते हुए कहने लगी कि इसमें मारने की क्या बात, मैं ऐसे ही बैठ जाती हूँ, चलो मेरे हाथ बांध दो। उसके साथ बच्चों की तरह बिहेव करने लगी और उसे सिखाने लगी कि हाथ ऐसे नहीं बल्कि ऐसे बांधे जाते हैं, चलो मैं तुम्हें सिखा दूं। लेकिन असल में वो शनी फन के साथ कॉल पर थी, उसके कान में एयरबड लगा हुआ था और वो उस आदमी के साथ एक माउंटेन वाले एरिया में आ जाती है। बातों ही बातों में वो शनी फन को भी गाइड कर रही थी और कुछ देर में वो पुलिस को लेकर यहाँ पर पहुँच आया था। उस आदमी को देखकर तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन अब तो वो पकड़ा गया। यहाँ चेंगमू को जब इस बारे में पता चला तो उसने उस रिजॉर्ट की सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट करवा ली थी, पर जब उसने शनी फन और जेन को एक दूसरे को हक करते हुए देखा तो वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो गया था। कुछ टाइम के बाद जब शनी फन इसके पास आया तो वो इसे बता देता है कि मैं तुमसे इस रिलेशनशिप को छुपाना नहीं चाहता था, पर तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं और वो बोला कि चाहे जो मर्जी हो जाए मैं गिव अप नहीं करूंगा। नेक्स्ट सीन में जेन और शनी फन के लिए तो सब कुछ नॉर्मल हो गया था। शनी फन उसके पास ना होकर भी उसके हर चीज का ख्याल रख रहा था और सेम ऐसा ही जेन भी उसके साथ करती है। साथ ही वो दोनों अपने काम पर भी ध्यान दे रहे होते हैं। शूटिंग के दौरान जेन के हाथ पर चोट लग गई थी। वो पिक्चर लेकर शन को सेंड करना चाह रही होती है, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि मुझे उसे खामखा परेशान नहीं करना चाहिए। जबकि तभी चेंगमू उसके हाथ पर मरहम पट्टी लगाने के लिए पहुंच आया। जेन तो उसे मना कर रही थी, पर वो बोला कि हाथ आगे करो। साथ ही उसे बताने लगा कि चाहे शनी फन तुम्हें अच्छा लगता हो, पर मेरी नजर में वो तुम्हारे काबिल नहीं। मुझे डैड वापस बुला रहे हैं, इसलिए मुझे जाना होगा, लेकिन एक बात याद रखो कि मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। जो कहकर वो चला गया। जेन क्या ही कह सकती थी, वो अपनी लाइफ में वापस से मगन हो गई और सारा ध्यान अपने शूटिंग पर देने लगी। दूसरी तरफ निशा का दिल भी अब लुई के लिए पिघलने लगा था, क्योंकि उसका बेटा बाओ इसे डैड कहता है, तो अब ये भी क्या ही कर सकती थी। वहाँ जेन शनी फन को अचानक से देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। आफ्टर दैट दोनों बहुत मौज मस्ती करते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। एट द एंड शनी फन की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो जेन उसे संभालते हुए अपने साथ ले जाने लगी और गाड़ी में भी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। जब वो रिजॉर्ट पहुँचे तो जेन यूवी से कह रही थी कि आज की रात शनी फन सिर्फ मेरा है, तुम जाओ यहाँ से। उस बेचारे का मुंह तो देखने वाला था, जबकि वो शनी फन को अपने साथ रूम में ले गई। इसके बाद दोनों के बीच में हल्का फुल्का सा रोमांस होता है। जेन इसे ज्यादा बढ़ने नहीं देती, क्योंकि वो शनी फन की कंडीशन को बहुत अच्छे से जानती थी। अगली सुबह जब जेन उठी तो उसने देखा कि टेबल पर नाश्ता बना हुआ पड़ा है, पर शनी फन उसके लिए एक छोटा सा नोट रख कर वहाँ से जा चुका था। नेक्स्ट सीन शूटिंग सेट का दिखाया गया, जहाँ आज एक नए कैरेक्टर मिस्टर चेंग की एंट्री हुई। जेन को वो कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि बार बार वो अपने कप में से कुछ पी रहा होता है। आफ्टर दैट शूटिंग के दौरान जब उसके लाइंस कहने की बारी आती तो वो भूल जाया करता और बार बार वो जेन पर इल्जाम लगा रहा था कि तुम्हारी वजह से मुझे भी मेरी लाइन भूल जाती है। जेन को समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। एक बार तो उसने मिस्टर चेंग से पूछने की भी कोशिश की कि आप ठीक हो ना, उल्टा उसने इसे ही डांट दिया। इस बारे में जब चेंगमू को पता चला तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा
था और इस बात पर तो और भी ज्यादा आ रहा था कि शनी फन ने अभी तक कोई स्टेप क्यों नहीं उठाया, जबकि शनी फन यूवी से कह रहा था कि अब ज़ेन को खुद ही अपने लिए स्टेप्स उठाने होंगे क्योंकि हमेशा कोई उसके लिए खड़ा नहीं रह सकता। खैर नेक्स्ट डे की शूटिंग में ज़ेन का सीन दोबारा से मिस्टर चेंग के साथ होने वाला था और ये फाइटिंग सीन बहुत अच्छे से गुजरा, लेकिन इसके बाद अचानक से ही मिस्टर चेंग बेहोश हो गए थे और सोशल मीडिया पर ये बात बहुत ज्यादा फैल गई। सभी लोग ज़ेन को दोष दे रहे होते हैं कि ये इसकी गलती थी। दूसरी तरफ शनी फन की तबीयत भी बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, पर जब उसे इस सीन के बारे में पता चला तो वो अपनी परवाह किए बगैर इस हालात को संभालने लगा और ज़ेन से कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, ये कोई बड़ी बात नहीं। रिपोर्टर्स भी जब ज़ेन से इस बारे में सवाल कर रहे थे तो वो बहुत कॉन्फिडेंट होकर जवाब देती है और उन सबका मुंह बंद कर दिया, जबकि बाद में लुई उसे समझा रहा था कि इस बारे में तुम्हें किसी को भी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करना। ज़ेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ऐसे कैसे, जब मेरी कोई गलती ही नहीं थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में लुई अपने बेटे को अपने साथ ले जाने के लिए आता है और निशा को देखकर काफी अच्छा लगा कि वो अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठाने लगा है, क्योंकि चाहे लुई को नहीं पता पर निशा तो ये बात अच्छे से जानती थी कि ये बच्चा उसका अपना है। नेक्स्ट सीन में एक तो चेंगमो और उसके डैड के बीच में बहस बढ़ती ही जा रही थी। उसे डैड बिल्कुल नहीं पसंद, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मेरी मॉम को डिवोर्स क्यों दे दी थी। दूसरी तरफ चेंगमो शनी फन से मिलकर उसे डांट रहा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कुछ हो रहा है और तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे, जबकि उसने बहुत काम वे में जवाब दिया कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें उसके बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तभी चेंगमो को उसके सेक्रेटरी की कॉल आई कि आपके डैड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। जो सुनकर तो वो फौरन वहाँ से भाग निकला। इसके बाद ज़ेन सोशल मीडिया पर देख रही थी कि मिस्टर चेंग वाले सीन की हाइप अभी तक खत्म नहीं हुई और इवन के वो खुद भी लाइव स्ट्रीमिंग में आकर अपने बारे में अच्छी बातें कर रहे थे और दूसरों को दोष दे रहे होते हैं। यहाँ भी ज़ेन ने नोटिस किया कि वो कहते कहते ही कुछ भूल जाते हैं और फिर कप में से कुछ पीने लगते हैं। इस तरह उन्होंने कई बार ज़ेन के सामने किया जो उसे याद आने लगा था। दूसरी तरफ दिन ब दिन शन की तबीयत बिगड़ रही थी, लेकिन वो खुद पर ध्यान नहीं देता। यूवी उनसे बार बार कहता रहा कि हमें स्विट्जरलैंड वापस चले जाना चाहिए, लेकिन वो बोला कि नहीं, अभी बहुत सारे काम फिनिश करने वाले हैं। आफ्टर दैट ज़ेन मिस्टर चेंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल आई थी। उनसे बातें करते हुए जानबूझकर उनका वो कप नीचे गिरा दिया। ये देखकर तो मिस्टर चेंग तड़प उठे थे और हाथों में उठा कर पीने लगे, जो कि वाइन था। इधर ज़ेन कहने लगी कि आपकी ये कंडीशन वाइन पीने की वजह से है और आप बार बार मुझे दोष दे रहे थे। यहाँ दोनों के बीच में थोड़ी बहस हुई, जिसके बाद ज़ेन वहाँ से चली जाती है। वो जब जा ही रही थी तभी शनी फन को हॉस्पिटल में लाया गया और ज़ेन को पता तक नहीं चला। नेक्स्ट सीन में लुई ज़ेन के घर आकर उसे डांट रहा था कि तुम मिस्टर चेंग के पास क्यों गई थी, मैंने तुम्हें मना किया था ना। जबकि ज़ेन उसे काम डाउन करते हुए बताने लगी कि किस तरह मैंने लिन बाओ के साथ मिलकर एक रिपोर्टर को अरेंज किया था ताकि वो मेरी कुछ पिक्चर्स क्लिक करे और फिर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दे, जिससे सबको यही लगेगा कि मैं मिस्टर चेंग से अपॉलॉजी करने को गई थी। लुई को यह सुनकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि कितने अच्छे तरीके से ज़ेन ने इस सिचुएशन को हैंडल किया। इवन कि अब मार्केट में ज़ेन की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई थी। उसके जाने के बाद ज़ेन शनी फन को कॉल करके इस बारे में बताना चाह रही थी, लेकिन यूवी ने कॉल उठाकर बताया कि बॉस इस वक्त बिजी है क्योंकि शनी फन ने ही उसे ऐसा करने को कहा था। अब ज़ेन अपने करियर के पीक पर आ चुकी थी। वो अपनी इस बिजी लाइफ को मैनेज तो कर रही होती है, पर साथ ही साथ वो शन के मैसेजेस या कॉल का वेट कर रही होती है, जो कि कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। कुछ दिनों के बाद ज़ेन एक कॉन्फ्रेंस में थी। वो अभी स्टेज पर आकर स्पीच देने ही वाली होती है कि उसने शनी फन को वहाँ से जाते हुए देखा। वो फौरन से उसके पीछे जाना चाहती थी। लुई ने फौरन से आगे आकर उसे रोक दिया था। धीमी आवाज में कहने लगा कि अगर इस वक्त तुम दोनों की रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता चला तो तुम्हें गोल्ड डिगर कहा जाएगा, इसलिए खुद पर कंट्रोल करो। यहाँ ज़ेन ने उसकी बात मान ली थी, पर कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद वो लुई के साथ हॉस्पिटल आई और शनी फन को बहुत ज्यादा डांट रही थी, जबकि वो बोला कि कुछ भी नहीं हुआ, बस नॉर्मल सा बुखार था मुझे, इसलिए मैं हॉस्पिटल आया। ज़ेन पूछने लगी कि ना कोई कॉल ना कोई मैसेज और तुम कह रहे थे कि बस नॉर्मल सा बुखार था। इधर लुई बोला कि माफ करना, इनका फोन डेड हो चुका था और मैं चार्ज पर लगाना भूल गया। शनी फन ज़ेन के सामने उसे डांटने लगा कि तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, तुम्हारी सैलरी काट दूंगा मैं, जाकर इसे चार्ज पे लगाओ। इधर लुई ने निशा को हॉस्पिटल में देख लिया था और उनसे पूछने पर पता चला कि उनका बेबी बॉय गिर गया था, मैं उसे ही हॉस्पिटल लेकर आई थी। आफ्टर दैट लुई उस बेबी बॉय से बातें कर रहा होता है। वो इसे अपना कैमरा दिखाकर इसके बारे में कुछ पूछ रहा था, जिससे लुई को अपने एक दोस्त के साथ गुजारे हुए लम्हे याद आते हैं, क्योंकि पहले लुई एक फोटोग्राफर हुआ करता था। इधर निशा उसे देखकर सोच रही थी कि क्या तुमने अभी तक भी मूव ऑन नहीं किया। नेक्स्ट सीन में ज़ेन के शूटिंग का सीन दिखाया गया। उसे मेल लीड के फेस में शनी फन का फेस नजर आता है, इसलिए ही वो हर बार बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाती है। जबकि उधर डॉक्टर शनी फन का चेकअप कर रहे होते हैं, जिसके बाद यूवी उनको मना रहा था कि प्लीज हमें स्विट्जरलैंड चले जाना चाहिए, आप और कितना वेट करोगे। मगर वो मानने को तैयार
तैयार ही कहाँ था। अगली सुबह वो जेन से चोरी छुपे मिलने के लिए पहुँच आया ताकि किसी को भी उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता ना चले। यहाँ उन दोनों ने साथ टाइम तो स्पेंड कर लिया, लेकिन कुछ घंटों के बाद लुई उनको सोशल मीडिया के पोस्ट दिखा रहा था कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, ये देखो। शनिफन ने साफ साफ मना कर दिया कि किसी को भी इस बारे में रिस्पॉन्ड करने की कोई जरूरत नहीं, जबकि इधर जेन को गुस्सा आने लगा कि क्या मसला है इसमें अगर हम अपने रिलेशनशिप को पब्लिक कर दें। उसने बहुत सारे सवाल किए पर शनिफन उसके किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर वहाँ से चला गया। बाहर यूवी भी उनसे यही सवाल कर रहा था कि आपने उस लड़की की खातिर अपने ट्रीटमेंट को डिले किया तो अपने रिलेशनशिप को पब्लिक क्यों नहीं कर देते। शनिफन ने बताया क्योंकि फिर मेरे मरने के बाद भी मेरा नाम उसके नाम से जुड़ा रहेगा, वो अपनी जिंदगी एंजॉय नहीं कर पाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। ये सब बातें कहते हुए उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। दूसरी तरफ निशा का बेटा उनको रिकॉर्ड कर रहा था और पूछने लगा कि अंकल आप रो क्यों रहे हैं। यूवी उसके पास आते हुए कहने लगा कि नहीं बेटा अंकल रो नहीं रहे, और वो बोला कि क्या एक्टिंग कर रहे थे, जो सुनकर शनिफन सोच रहा था कि काश ये एक्टिंग ही होती। नेक्स्ट सीन हमें मीटिंग का दिखाया गया जहाँ चेंगमू सभी शेयर होल्डर्स को बता रहा था कि वो कंपनी का चेयरमैन बनना चाहता है क्योंकि उसकी डैड की तबीयत अब ठीक नहीं, लेकिन कोई भी शेयर होल्डर इस बात से राजी नहीं था। थोड़ी देर में चेंगमू का फादर पहुंच आया जो उन सब से कहता है कि मेरा बेटा इस कंपनी का चेयरमैन बनेगा, अगर किसी को इस बात से एतराज है तो मुझसे बात करो। चेंगमू को देखकर बहुत अच्छा लगा जिस तरह डैड उसका साथ दे रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में लुई बेबी बॉय को जेन के घर छोड़ने आया था कि कल निशा की शूटिंग है तो आज रात ये तुम्हारे घर रुकेगा, जबकि जेन उसे पकड़कर अपने घर के अंदर ले आई कि पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे एजेंट हो या फिर किसी सीक्रेट मिशन पर हो, तुम्हारा निशा के साथ क्या चल रहा है, और अगर तुम इतने अच्छे फोटोग्राफर रहे हो तो तुमने छोड़ क्यों दी। बेबी बॉय ने भी यही सवाल किया। नेक्स्ट सीन में वो काफी सैड होकर ड्रिंक कर रहा था और फ्लैशबैक के सीन से हमें दिखाया गया कि वो अपने एक दोस्त के साथ पहाड़ों में जाकर फोटोग्राफी कर रहा था, जिस दौरान उसके दोस्त का पैर स्लिप हो गया और वो नीचे गिर जाता है। उस लड़के की डेथ होने के बाद उसकी मॉम इसे दोष देती रही कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मरा है, और इसने भी अपना करियर छोड़ दिया। अगली सुबह शनिफन ने जेन को मनाने के लिए एक जगह पर इनवाइट कर दिया था। जेन भी उसके कहने पर वहाँ पर पहुँच आई जहाँ शनिफन इसके नखरे उठा रहा होता है, तरह तरह की एक्टिविटीज कर रहा था ताकि जेन मान जाए। आखिरकार जेन मान गई थी क्योंकि वो शनिफन से कितना ही नाराज रह सकती है, और वो ये बात भी अच्छे से जानती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। कुछ देर के बाद शनिफन वॉशरूम चला जाता है और यूवी भी उस बेबी बॉय को वापस लाकर शनिफन को देखने के लिए चला गया। वो बेबी बॉय जेन को दिखाने लगा कि देखिए आंटी मैंने कितनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स क्लिक की, और इसी दौरान जेन ने उस कैमरा में शनिफन की वीडियो देख ली जो देखकर उसकी आंखों से आंसू आने लगे। अब वो समझ गई थी कि शनिफन हमारी रिलेशनशिप को पब्लिक क्यों नहीं करना चाहता। तब तक शनिफन वापस आ चुका था जो इसे पूछने लगा कि क्या हुआ तुम रो रही हो, और वो बात बदलते हुए बोली कि नहीं नहीं स्मोक की वजह से आंखों से आंसू आने लगे थे। इसके बाद वो शनिफन के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती है ताकि वो खुश रहे। इसी दौरान यूवी उनके पास कुछ पिक्चर्स लाते हुए कहता है कि आपको सीक्रेटली किसी ने फोटोग्राफ किया। इन दोनों के बारे में रूमर्स अब काफी ज्यादा फैल चुके थे, जबकि जेन कहने लगी कि कोई बात नहीं हम अभी भी इसको डिनाई कर सकते हैं। इसके बाद दोनों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट अपलोड की कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट सीन में चेंगमू के डैड को दिखाया गया जो बहुत ज्यादा तोड़फोड़ कर रहे थे। तभी उनके पास चेंगमू आता है जो अपने डैड से अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा था। चाहे वो अपने डैड को पसंद नहीं करता, लेकिन उनके पीठ पीछे डॉक्टर से कह रहा था कि चाहे जो मर्जी हो जाए मेरे डैड ने आपको ट्रीटमेंट रोकने के लिए कहा है, लेकिन ये ट्रीटमेंट रुकना नहीं चाहिए, वो हर हाल में ठीक होने चाहिए। इसके बाद उसका आमना सामना शनिफन के साथ हुआ जिसे वो धक्का मारते हुए जाने लगा था और ये बोला कि ये क्या बदतमीजी थी, मगर चेंगमू उससे लड़ते हुए कहने लगा कि तुम किस तरह के इंसान हो, अगर तुम सच में जेन से प्यार करते हो तो रिलेशनशिप को पब्लिक क्यों नहीं कर देते। उसे बहुत सारी बातें सुनाकर वहाँ से चला गया। शनिफन ने यूवी को खामोश रहने के लिए कहा कि मेरा यहाँ पर सिर्फ एक ही दिन बचा है, मैं किसी को कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता। दूसरी तरफ जेन कल के डेट के लिए कुछ प्रिपरेशन कर रही थी कि हमें क्या कुछ करना चाहिए। अगली सुबह शनिफन काफी खुश था क्योंकि वो जेन के साथ डेट पर जाने वाला है। तभी जेन आगे आते हुए कहने लगी कि शनिफन तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा है कि अपनी वेडिंग रिंग को इधर उधर मत छोड़ दिया करो। शनिफन को तो सुनकर कुछ समझ नहीं आई। तभी यूवी ने उसे जेन का लिखा हुआ एक पेपर पकड़ाया जिसे पता चला कि आज के दिन वो दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह बिहेव करने वाले हैं और एक ही दिन में पूरी जिंदगी गुजार देंगे। शनिफन भी फौरन से करेक्टर में आ गया था और अब से इन दोनों की डेट स्टार्ट हो गई। इसके बाद वो दोनों पेरेंट्स टीचर मीटिंग पर जाते हैं, अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया और फिर 4 लोगों की जिंदगी खुशी खुशी से गुजार रहे थे। वक्त के साथ साथ बच्चे बड़े हो गए, उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई और फिर उनकी शादी करा दी गई, जिसके बाद जेन और शनिफन अब साथ रहने लगे। इस दौरान उन दोनों ने बहुत सारी इमोशनल बातें की। शनिफन उसे पूछने लगा कि अब तुम्हारा कोई रिग्रेट तो नहीं रहा ना, जबकि इधर यूवी और लुई उन दोनों का वेट कर रहे थे। जाते जाते शनिफन ने उससे वादा लिया कि मेरी
वजह से तुम अपने करियर पर कभी भी कम्प्रोमाइज नहीं करोगी, क्योंकि ये हम दोनों का ड्रीम था। जेन ने भी उससे एक वादा लिया कि तुम गिव अप नहीं करोगे और स्विट्जरलैंड से वापस जरूर आओगे, जिसके बाद दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लगे। लुई जेन को गाड़ी में बिठाकर उसे पूछ रहा था कि क्या तुम उसे एयरपोर्ट तक ड्रॉप नहीं करोगी, और ये बोली कि क्या मेरे ड्रॉप करने से वो वापस आ जाएगा। नेक्स्ट सीन में चंगमू को दिखाया गया, वो अपने पेरेंट्स की लड़ाइयों के बारे में सोच रहा था कि किस तरह वो दोनों हमेशा लड़ते रहते थे और एक दिन मॉम मुझे छोड़कर यहाँ से चली गई। दूसरी तरफ लुई उस स्टूडियो रूम में वापस जाना चाह रहा था जो कि उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर बनाया था। तब तक निशा अपने बच्चे को लेकर उसके घर पहुँच आई थी। अपने बच्चे को अच्छे से समझा दिया था कि तुम्हें डैड से रिक्वेस्ट करनी होगी कि मुझे पिक्चर्स क्लिक करना सिखाओ। बेबी बॉय भी अपनी मॉम के कहने पर बिल्कुल वैसा ही करने लगा और डैड से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे पिक्चर्स क्लिक करना सिखाओ। नेक्स्ट सीन में लुई अपने उस दोस्त की मॉम के पास कुछ गिफ्ट्स लेकर आया था, लेकिन वो अभी भी इसे माफ नहीं करती और इसे देखकर डांटने लगी कि तुम्हें क्या लगता है तुम बार बार यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। वो बेचारा खामोशी से सुनता रहा और आखिरकार वो कहने लगी कि कल को कुछ और सामान भी अरेंज करना है, इसलिए टाइम से आ जाना, यानी कि उन्होंने लुई को माफ कर दिया था। नेक्स्ट सीन में लुई और निशा बैठकर कुछ डिस्कस कर रहे थे और जब फ्यूचर की बात आई तो वो कहने लगा कि मैं अपने करियर को दोबारा से स्टार्ट करने वाला हूँ और उस पर्सन को भी अपनी लाइफ में फिर से लाना चाहता हूँ जिसे मैंने पास्ट में खो दिया था। क्या प्लीज तुम मेरी जिंदगी में वापस आना चाहोगी? जाते जाते निशा ने उसे हाँ कह दिया, जो सुनकर लुई बहुत ज्यादा खुश हुआ। दूसरी तरफ जेन और शनीफन एक दूसरे के साथ मोबाइल पर कनेक्टेड रहे, पर शन की हालत अब बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। इवन के सर्जरी के साथ भी उसके बचने के चांसेस सिर्फ 5% थे। एक दिन जेन एक कपल को देखकर इमोशनल हो गई और शनीफन से कहने लगी कि तुमने मुझसे पूछा था ना कि मेरा कोई रिग्रेट है या नहीं, तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हम दोनों की शादी नहीं हुई। मुझसे वादा करो कि तुम वापस जरूर आओगे। ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी और शनीफन को बता रही थी कि प्लीज सही सलामत वापस आ जाओ, जबकि उसने कॉल काट दी थी और उसके मुंह से खून आने लगा। इधर लुई भी जेन को संभालते हुए अपने साथ ले जाने लगा था। दूसरी तरफ चेंगमो के डैड की डेथ हो गई थी। सभी शेयर होल्डर्स रोने का नाटक तो कर रहे होते हैं, पर चेंगमो अच्छे से जानता था कि इनमें कोई भी मेरे डैड का सगा नहीं। खुद के इमोशंस को काबू में रखते हुए उसने अपने डैड की पोजीशन होल्ड कर ली थी और सभी शेयर होल्डर्स को भी इसके बारे में बता देता है ताकि कोई भी उनके डैड के ना होने का फायदा ना उठा सके। कुछ दिनों के बाद उसे अपने डैड का एक लेटर मिला जिसमें उन्होंने लिखा था कि बेटा, मैं बहुत टाइम से तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी मॉम को कभी भी नहीं छोड़ना चाहता था, पर उसे छोड़ना मेरी मजबूरी बन गई थी क्योंकि वो अल्कोहल एडिक्टेड थी। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि चेंगमो की मॉम ने ड्रंक होकर उसको मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसके डैड ने टाइम पर आकर उसे बचा लिया था। उन्होंने चेंगमो को भी उसकी मॉम के साथ इसीलिए ही जाने नहीं दिया था ताकि वो सेफ रह सके। अब ये सब कुछ देखकर चेंगमो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था और वो कहता है कि काश ये लेटर मुझे कुछ दिनों पहले मिल जाता। तब तक जेन भी उससे वहाँ मिलने के लिए आई थी, जिसे देखकर चेंगमो ने उसे हक कर दिया और उसे कह रहा होता है कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैंने अपने डैड को इतना गलत समझा। नेक्स्ट सीन में शनीफन ने अपनी लॉयर को बुलाकर अपनी आधी प्रॉपर्टी अपने भाई शनमिंग के नाम कर दी थी, आधी जेन के नाम, और उसमें से कुछ % यूवी को दे दिया था। वो अपनी मजीद ट्रीटमेंट भी नहीं करवाना चाहता क्योंकि वो जानता था कि बचने के कोई चांसेस तो है नहीं। इस पर उसका भाई उससे बहुत नाराज हो गया था कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा, और वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में कई सारे दिन गुजर चुके थे। जेन शनीफन को मैसेजेस करती है लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता और अब वो बहुत परेशान होने लगी। साथ ही साथ वो अपने काम पर भी फोकस कर रही थी। शूटिंग के दौरान एक डेथ वाला सीन था जिसमें मेल लीड और फीमेल लीड दोनों को एक साथ मरना था। यहाँ भी उसे मेल लीड में शनीफन नजर आ रहा था और बहुत इमोशनल होकर इस सीन को परफॉर्म करती है, लेकिन एट द एंड वो बेहोश हो गई थी। आफ्टर दैट वो ख्वाब देख रही थी जिसमें वो बूढ़ी होती है और शनीफन उसके पास आते हुए कहने लगा कि चेंगमू ने सारी जिंदगी तुम्हारा वेट किया, अब तुम्हें उसका हो जाना चाहिए क्योंकि मैं कभी भी वापस नहीं आऊंगा। इसी के साथ जेन की आंख खुली और वो शनीफन को एक आखिरी मैसेज करते हुए कहने लगी कि अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। बाहर लुई और लिनबाओ दोनों खड़े इसका वेट कर रहे थे। वो दरवाजा खोलकर रूम में इंटर होने ही वाले होते हैं कि तब तक जेन बाहर आ चुकी थी। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही होती है, जैसे कुछ भी नहीं हुआ, और आज के बाद उसकी जिंदगी बदल गई थी। वो किसी चीज के बारे में कोई बात नहीं करती और सिर्फ अपने करियर पर ही फोकस करती है। ना ही ऐसा लगता है कि वो किसी बात की वजह से परेशान है। निशा ने भी उसको इतना बदला हुआ देखकर लुई से इस बारे में सवाल किया तो वो बोला कि ये शनीफन की लाइफ को फॉलो करने लगी है ताकि इसका कोई भी टाइम वेस्ट
ना हो। जेन शनीफन को मिस तो जरूर करती थी, लेकिन वो इस बारे में किसी को पता लगने नहीं देना चाहती। और आफ्टर दैट उसने नोटिस किया कि जो शनीफन उसके लिए करना चाहता था वो सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है। जैसे कि उसे नया घर लेना था क्योंकि उसकी लैंड लेडी उसको निकाल रही थी, तो लुई ने उसको वही घर दिलाया जो कि शनीफन उसे दिलाना चाहता था। इस बात पर जेन लुई से गुस्सा हो गई कि बताओ शनीफन कहाँ है, वही कर रहा है ना ये सब। आखिरकार लुई ने उसे बता दिया कि जाते जाते शनीफन ने मुझे एक अमाउंट दी थी कि जब तुम्हें जरूरत पड़े तो मैं ये अमाउंट तुम पर इन्वेस्ट करूं। उसी तरफ चेंगमू एक बिजनेस ऑफर के साथ जेन के पास आता है। उसे बता रहा था कि हमारा नया प्रोजेक्ट ये वाला नॉवल होने वाला है और मैं तुमसे इस नॉवल का कॉपीराइट लेने के लिए आया हूँ। ये सुनकर जेन हैरान हो गई कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये बुक मैंने लिखी, जिस पर उसने शनीफन का एक लेटर पकड़ाया। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि जाते जाते उसने चेंगमू को ये लेटर दिया था कि वो एक बहुत अच्छा नॉवल लिख रही है, तुम्हें उस बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ यही नहीं बल्कि जाने से पहले शनीफन ने सबको एक लेटर पकड़ा दिया था कि जेन को क्या पसंद है और आपको उसे कैसे डील करना चाहिए। जेन ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। आखिरकार वो भागते हुए अपने घर आती है और अपने लिए भी लेटर ढूंढ रही थी कि यकीनन वो मेरे लिए भी कुछ छोड़ कर गया होगा, लेकिन जेन के लिए उसने कोई भी लेटर नहीं छोड़ा। इस बात पर वो और भी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। तभी उसे वो पिक्चर नजर आई जो बचपन में उसका दोस्त हुआ करता था और जेन ने ही ये पिक्चर क्लिक की थी। अब वो समझ गई कि शनीफन ही मेरा वो बचपन का दोस्त है। जिसके बाद तो वो और भी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और पब्लिक में बैठकर रोने लगी। इवन के अपना मास्क हटाकर सबको बता देती है कि मैं ही फेमस एक्ट्रेस जेन हूँ और ऊंची आवाज में रोते हुए कह रही थी कि शनीफन मैं मुश्किल में हूँ, मुझे बचाने के लिए आओ, तुम कहाँ हो। उसके कहने की देर थी और शनीफन दौड़ता हुआ उसे बचाने के लिए आ गया। उसे उठाते हुए वहाँ से ले जाता है। उसको देखकर जेन बहुत ज्यादा खुश थी और आफ्टर दैट तो उन दोनों का सारा टाइम एक साथ गुजरने लगा, दिन रात एक साथ होना, मौज मस्ती करना। इसके बाद एक रेड कारपेट फेस्टिवल का सीन दिखाया गया जहाँ निशा लुई के साथ आकर उसे कह रही थी कि क्या तुम हमारे बच्चे का रियल फादर बनकर सबके सामने आने के लिए तैयार हो। वो बोला कि मैं तो सालों पहले ही तैयार हो चुका था। इसके बाद जेन चेंगमू के साथ आती है और चेंगमू उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लाना चाह रहा था, पर तब तक शनीफन बोला कि तुम फिक्र नहीं करो, ये काम मैं खुद कर सकता हूँ और जेन के साथ चलने लगा। आफ्टर दैट जेन को निशा के हाथों एक अवार्ड मिला जिसकी उसे हमेशा से ख्वाहिश थी, लेकिन वो इस अवार्ड का क्रेडिट सिर्फ खुद को नहीं बल्कि अपनी पूरी टीम को दे रही थी। इसके बाद वो शनीफन को क्रेडिट देती है कि हमारी किस्मत तो बचपन से ही एक दूसरे के साथ जुड़ गई थी। अपने रिलेशनशिप को भी पब्लिक कर दिया। जो लम्हे इन दोनों ने साथ गुजारे वो सबके सामने बता रही थी और कहती है कि शनीफन काश आज तुम भी यहाँ पर होते। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि इससे पहले जेन ने शनीफन के साथ जो लम्हे गुजारे वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी और शनीफन उसके साथ नहीं था, लेकिन यहाँ स्पीच के दौरान उसने अपने सामने ही शनीफन को खड़े हुए देखा जिससे तो उसको यकीन ही नहीं आ रहा था। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि शनीफन ने तो ट्रीटमेंट कराने से मना कर दिया था, जिसके बाद वो बेहोश हो गया और फिर उसके भाई ने उसकी सर्जरी स्टार्ट करवा दी। लकीली उसे हार्ट डोनर मिल गया था और उसकी सर्जरी भी सक्सेसफुल रही। ये तो किसी के लिए भी यकीन करने वाली बात नहीं थी। कुछ महीने उसे रिकवर होने में लगे और फिर वो चाइना वापस जाना चाह रहा था। इस बार तो उसके भाई ने भी उसे नहीं रोका और बताया कि जाओ अपनी जेन के पास। तो अब फाइनली वो अपनी जेन के पास वापस आ चुका। दोनों को ही एक दूसरे को देखकर यकीन नहीं आ रहा था। इसी के साथ हमारी ये वाली सीरीज भी खत्म हुई। आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना।